भावनाओं पे से जो है ना, पर मुझे भी नियंत्रण रखना होता है। भारत रूस संबंध जब भी पढ़ाने लगता हूं तो सबसे मजा आता है ना, अन्य संबंधों की तुलना में। ठीक है, बात कर लेंगे भारत रूस संबंध। असली दोस्त की पहचान कब होती है? जो आपके विपत्ति में खड़ा रहो, है ना, आपके अच्छाई में, आपके खुशी में तो हर कोई शरीक हो जाता है, लेकिन दोस्त वैसा हो जो आपके हर विपत्ति में आपके कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार रहे, बिना दुनिया की परवाह किए बिना, है ना, बिना किस दुनिया की परवाह किए बिना, बिना लाभ नुकसान इन सब की चिंता किए बिना, है ना। रामायण में एक तुलसीदास की एक पंक्ति है, उसमें कहते हैं वो कि निज दुख गिरिशम रज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। अगर अपना दुख पहाड़ के समान हो, है ना, तो उसे भी धूल समझो, लेकिन अगर मित्र का दुख जो है धूल के समान हो तो उसे भी पहाड़ समझो। रूस हमेशा से भारत का, जितने भी अच्छे अच्छे शब्द लिखने हो आप यहां लिख सकते हैं, सबसे विश्वसनीय, सबसे भरोसेमंद, सदाबहार, है ना, एक ऐसा मित्र जिसने कभी भी भारत से कोई डिमांड ही नहीं रखी, कभी नहीं कहा कि आप हमारे साथ ये करो, आपको ये नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। रूस के लोग जो है उनकी जीन की संरचना ही कुछ अलग है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जिनसे जुड़ते हैं दिल से जुड़ते हैं, जो कह दिया वो करके रहेंगे, है ना। अमेरिका के तहत तरह वो वोलाटाइल नहीं है कि कहे कुछ करे कुछ, जब मन हो जिधर घूम जाए, ऐसा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कुछ राष्ट्र ऐसे भी हैं जो बड़े ही सख्त हैं अपनी बातों को लेकर, अपने वादों को लेकर, है ना, और यही रूस को दुनिया में सबसे भरोसेमंद भारत के दोस्त के रूप में बनाता है। तो भारत रूस संबंध में चर्चा में क्या क्या है पहले वो देख लेंगे। इतना अधिक विश्वसनीयता अन्य संबंधों में हमारा किसी भी राष्ट्र पर नहीं। और जब जब भारत ने आवाज, जैसे क्रुश्चेव जब 1954 में आए थे तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, जो रूसी प्रीमियर थे, हेड ऑफ द स्टेट थे, उन्होंने कहा कि जब भारत हिमालय की चोटी या माउंटेन से आवाज लगाएगा, रूस सबसे पहले खड़ा मिलेगा। ये बताता है कि कितना भारत के प्रति उनका जो है लगाव रहा है। और सच्चाई है कि भारत पर जब जब विपत्ति आई है रूस हमेशा खड़ा रहा है। तो चलते हैं चर्चा में क्या क्या रहा है, उस पर हम लोग थोड़ी चर्चा कर ले। क्या क्या चर्चा में रहा है, बहुत कुछ। और देखो कई न्यूज जो है ना वो कई अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, जैसे इंडिया अमेरिका पढ़ रहे थे तो वहां भी जो है हमने कई रूस का जिक्र किया। सबसे ज्यादा है रूस से कच्चे तेल के आयात के कारण भारत पर प्रतिबंध की धमकी, भारत पर आर्थिक प्रतिबंध की, आर्थिक आर्थिक प्रतिबंध की यूएसए तथा पश्चिमी यूरोपीय देशों की धमकी, पश्चिमी यूरोपीय देशों की धमकी। भारत की एक लुक एक्ट फार ईस्ट पॉलिसी, ये भी काफी न्यूज में रही है 2019 से। क्या है, चर्चा करें। सभी लोगों का स्वागत है, मैं ठीक हूं आशीष। चलिए, एक्ट फार ईस्ट पॉलिसी, ऊर्जा, सुरक्षा, अंतरिक्ष, रक्षा आदि के क्षेत्र में सहयोग की पहल, आरआईसी के पुनरुत्थान, कल भी हमने इसकी चर्चा की, संबंधित पहलू, एससीओ, ब्रिक्स, G20 जैसे मंच पर भारत के लिए रूस का साथ, नेक्स्ट क्लास कंप्लीट कर देंगे। किस चीज को कंप्लीट कर देंगे? इंडिया अमेरिका कल तो बढ़ा ही दिया। आज क्लास कितने घंटे, कितना जिज्ञासा तुम लोग के मन में रहता है भाई। इंडिया रशिया जितनी देर चलेगा पढ़ लो आप, जो बचेगा आगे सैटरडे संडे पढ़ाएंगे, क्यों घबरा रहे, है ना। आपको अतिरिक्त 5 फंडामेंटल बेसिक कंसेप्ट की क्लास कराई गई, यूपीएससी में कभी नहीं होती है ना। तो वो जो 5 क्लास शुरू में मैंने करा दी, क्योंकि कई बच्चों को अंतरराष्ट्रीय संबंध को समझने में दिक्कत आती है ना। तो शुरू की जो 5 क्लासेस है वो यूपीएससी के सिलेबस का पार्ट नहीं है हम लोग को पढ़ाने का। हम ये मानकर चलते हैं कितनी आपकी समझ है, फिर भी आपकी इस यात्रा को आसान बनाने के लिए मैंने अतिरिक्त 5 कक्षाएं शुरू में ही ली, है ना। वैसी स्थिति में क्लास का जो है ना 4-5 क्लास का शॉर्टेज हो रहा है, वो हम करेंगे भरपाई। चलिए, हो गया तनिष्क। कहां? एक्ट के बगल में एक्ट फार ईस्ट है, फार ईस्ट पॉलिसी साइड ही है, लिखो एससीओ लिखिए, राजलक्ष्मी लिखिए, साइड ही हो जाता हूं मैं। चलिए, हो गया।
तो भारत रूस संबंधों का थोड़ा संक्षिप्त इतिहास की चर्चा वैसे गाहे बगाहे कई बार हर जगह चर्चा होती ही रही है। दोनों देशों के मध्य हम जब संबंध लिखते हैं तो कुछ बेसिक शब्दावली का प्रयोग करते हैं, है ना। पढ़ाएंगे भाई, क्यों घबरा रहे हो हरमीत, पढ़ाएंगे, चिंता क्यों कर रहे हो, हर जगह तो चर्चा होती ही है एससीओ की, इंडिया चाइना पढ़ेंगे तो ब्रिक्स की भी चर्चा होगी, है ना। चलिए अब क्वेश्चन बंद करिए, है ना, सब पढ़ाएंगे, आप सवाल बंद करिए। अंतिम क्लास मेरी आज नहीं है ना, अभी मैं हूं आपके साथ, रोज कल मंडे से रेगुलर नहीं रहूंगा, लेकिन सैटरडे संडे चलेगी मेरी क्लास। चलिए पेपर एनालिसिस करा दिया गया है, देख लेना, है ना। चलिए तो जब भी आप किसी देश के साथ संबंध लिखते हैं तो कुछ मुख्य शब्दावली का प्रयोग करते हैं। जैसे रशिया के साथ हम क्या कहते हैं, डिपेंडेबल, मोस्ट रिलायबल, टाइम टेस्टेड, समय सिद्ध मित्र, सदाबहार, एवरग्रीन, है ना। तो दोनों देशों के मध्य संबंध का हम जब लिखते हैं तो रूस के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि भारत रूस जो है का संबंध आप ऐसे देखें, अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का अभिन्न मित्र, समय सिद्ध मित्र, है ना। तो लिखिए, नोट करिए। तो शुरुआत भूमिका में एक दो लाइन, चलिए आज बातें बहुत हो रहा है, फिर कमेंट कम करो। देखिए, अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत के सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय भी लिख सकते हैं, विश्वसनीय, अभिन्न, समय सिद्ध, टाइम टेस्टेड, एवं सदाबहार मित्र राष्ट्र के रूप में रूस की उपस्थिति देखी गई है। कर लो रजत कौशिक। चलिए कोई बात नहीं है पल्लवी। तो हम क्या लिख सकते हैं दोनों देशों की भूमिका में, नोट्स में जो रेलेवेंट मैटर हो वही ऐड करते हैं। अब जितने सवाल लास्ट में पूछना ना रजत कौशिक, रोज मैं रुकता हूं या नहीं रुकता हूं कि अंत में पूछो, किसी को कुछ पूछना है। चलिए अब कौन सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, क्या होगा, आपको शेड्यूल मिल जाएगा, क्यों घबराते हो भाई। चलिए तो क्या लिखा आपने, अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत के सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय, अभिन्न, समय सिद्ध, टाइम टेस्टेड, समझते हैं मतलब समय के हर मौसम अवसर पर जिसने सिद्ध किया है। चलते हैं दोनों देशों के मध्य अगर आप देखें तो डिप्लोमेटिक रिलेशन की शुरुआत 1947 में ही हुई, जब भारत आजाद हुआ। और वैसी स्थिति में आप देखें तो दिसंबर 1947 में रूस ने अपने पहले एम्बेसडर को इंडिया में भेजा भी। तो 1947 में ही डिप्लोमेटिक रिलेशन की जो है वह शुरुआत होती है। लेकिन आप अगर देखें तो 1950 के दशक में रूसी प्रीमियर, जैसे वहां के राष्ट्रपति ख्रुश्चेव, भारत की यात्रा पर आते हैं और दोनों देशों के मध्य संबंध की शुरुआत होती है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि 55 के बाद भारत जो है वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की राह पर चल चुका था। वैसी स्थिति में जो भारत रूस संबंधों में प्रगाढ़ता, घनिष्ठता, हम कह सकते हैं कि 55 से लेकर 70 तक कोई विशेष नहीं देखी गई। अगले 12-15 वर्षों तक संबंधों में शिथिलता रही। लेकिन चाहे 1962 में भारत को अपने एयरक्राफ्ट MiG-21 के निर्माण के लिए रूस ने प्रौद्योगिकी प्रदान की, रूस ने मदद प्रदान की, यहां तक कि 65 के युद्ध में भी भारत पाकिस्तान युद्ध के मध्य समझौता कराने की पहल जो है वो रूस के द्वारा की गई। और आपको याद होगा तभी रूस नहीं, सोवियत रूस हुआ करता था। जो सोवियत रूस है उसका गठन बोल्शेविक क्रांति के जरिए 1917 में अंतरराष्ट्रीय मंच पर होता है और शुरुआत में लंबे समय तक स्टालिन जो है वो रूस में शासन करते हैं। जैसे ही भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन प्रारंभ होता है, भारत की भूमिका उधर बढ़ती है, रूस भारत संबंधों में थोड़ी शिथिलता आ जाती है। 65 में भारत पाकिस्तान युद्ध के पश्चात दोनों के मध्य सुलह कराने का कार्य भी रूस के द्वारा किया गया। और तभी सोवियत रूस हुआ करता था, जिसमें ताशकंद समझौता आपने पढ़ा है, लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री ताशकंद समझौते में भारत के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिए थे, वह भी रूस के सलाह पर ही। तो दोनों देशों के मध्य संबंधों का विकास कैसे हुआ है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, है ना। तो एक हेडिंग बनाइए, भारत रूस संबंधों का ऐतिहासिक विकास क्रम। ऐतिहासिक विकास क्रम। तो पहले इंडिया रशिया के मध्य औपचारिक राजनीतिक संबंधों की स्थापना 1947 में प्रारंभ, दिसंबर 47 में रूस द्वारा भारत में राजदूत की नियुक्ति, आइए कोमल भाटेजा। 1954 में रूस के तत्कालीन राष्ट्रपति निकिता ख्रुश्चेव की भारत यात्रा, ख्रुश्चेव की भारत यात्रा 1955 से 1970 तक भारत की गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रति प्रतिबद्धता के कारण, है ना। ये संबंधों का विकास क्रम संक्षेप में आप समझ जाएंगे। के प्रति प्रतिबद्धता के कारण
दोनों देशों के मध्य संबंधों में शिथिलता 1957 से ही लेकर अब तक रूस ने कई बार यूनाइटेड नेशंस में भारत विरोधी प्रस्ताव पर वीटो किया है। चाहे कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे बांग्लादेश वॉर में भारत की भूमिका को लेकर लाया गया प्रस्ताव हो, चाहे भारत के पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद उस पर सैंक्शन लगाए जाने के लिए प्रस्ताव लाया गया, चाहे पुर्तगालियों से 1962 में गोवा के अधिग्रहण के समय भारत विरोधी प्रस्ताव जो यूएन में लाया गया, सभी समय पर यूनाइटेड नेशंस में भारत के समर्थन में रूस ने वीटो शक्ति का प्रयोग किया है। जैसे आप आगे पढ़ेंगे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो P5 है, परमानेंट 5 है, 5 मेंबर हैं जो सुरक्षा परिषद के स्थायी देश हैं। लास्ट लाइन लिखा है कि 1955 से लेकर 1970 भारत की गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रति प्रतिबद्धता के कारण दोनों देशों के मध्य संबंधों में शिथिलता, फलकनाज, प्रतिबद्धता के कारण दोनों देशों के मध्य संबंधों में शिथिलता, यानी भारत के विरोध में जब भी प्रस्ताव, जैसे सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट 5 मेंबर हैं, सुरक्षा परिषद के स्थायी 5 सदस्य देश हैं, कौन कौन? तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उस समय सोवियत रूस था, वर्तमान में रशिया, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन। अगर ये कोई भी प्रस्ताव है, निकिता ख्रुश्चेव है, ख्रुश्चेव, धर्मेंद्र ख्रुश्चेव है, राम रहीम ऐसा नाम थोड़ी होगा, रशियन नाम है ख्रुश्चेव, ख्रू आधा 100 है, चय है ना, बोलकर यहां लिखने के बाद तो देखकर लिखने में दिक्कत है, रशियन नाम वगैरह आ रहा है। चलिए, शिथिलता का मतलब क्या होता है? अच्छी हिंदी पर भी शिथिल हो जाना, मतलब कोई हलचल नहीं, ठंडा पड़ जाना, है ना। ख्रुश्चेव है, ख्रुश्चेव, निकिता, याद नहीं है, पढ़ाया था आपको, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, यही थे उस समय रूस के प्रीमियर, क्यूबा में जो सबमरीन तैनात कर दिया, हाँ रुक जाना, वही ठहराओ। तो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता में ये जो भी स्थायी देश है उनको वीटो शक्ति दिया गया है। वीटो शक्ति का प्रयोग क्या कर सकते हैं? कोई भी रेजोल्यूशन प्रस्ताव लाए, उस पर कोई बहस ना हो, अगर वीटो शक्ति का प्रयोग कर लिया तो भारत के विरोध में कई बार जो है वीटो लाया गया, कई बार रेजोल्यूशन लाया गया, चाहे कश्मीर के मुद्दे पर हो, चाहे गोवा में पुर्तगाली, पहले गोवा पर किसका कब्जा था जी? पुर्तगालियों का। तो पुर्तगालियों से जब भारत ने गोवा को अधिग्रहण किया तो वैसी स्थिति में जो पश्चिम लॉबी थी वह पुर्तगाल के समर्थन में थी और भारत के विरोध में यूएन में प्रस्ताव लाया गया, रशिया ने वीटो कर दिया। भारत बांग्लादेश युद्ध जो है, पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध है जो बांग्लादेश का उदय के समय में, उसमें भी तो रूस ने हर समय समय पर भारत की मदद की है ना। तो लिख लीजिए अगले पॉइंट में, लिखिए संयुक्त राष्ट्र संघ में, हाँ पढ़ाएंगे वीटो पावर भी, राठौर जी चिंता न करें, पढ़ाएंगे। लिखिए अगले पॉइंट में, लिखिए, बोलकर लिखवाता हूं। संयुक्त राष्ट्र संघ में विभिन्न मुद्दों पर भारत विरोधी प्रस्ताव पर सोवियत रूस के द्वारा, भारत विरोधी विभिन्न प्रस्ताव पर सोवियत रूस के द्वारा वीटो शक्ति का प्रयोग कर, वीटो शक्ति का प्रयोग कर प्रस्ताव पर विराम लगाया गया। उदाहरण के तौर में प्रस्ताव पर विराम लगाया गया, उदाहरण के तौर पर कश्मीर मुद्दा, कॉमा, लिखिए पुर्तगालियों से गोवा के अधिग्रहण का मुद्दा, कश्मीर मुद्दा, अभी नहीं बताऊंगा, अभी शुरू किया है कि अब तुरंत, अभी अमनदीप तुमको यही चाहिए, लास्ट में पूछना। कश्मीर मुद्दा, पुर्तगालियों से गोवा के अधिग्रहण का मुद्दा, कॉमा, पूर्वी पाकिस्तान ब्रैकेट में बांग्लादेश के उदय के समक्ष समय लाया गया प्रस्ताव, कॉमा, पोखरण परमाणु परीक्षण 74 के पश्चात भारत पर आर्थिक प्रतिबंध संबंधित प्रस्ताव आदि। पोखरण परमाणु परीक्षण 1974 के पश्चात भारत पर आर्थिक प्रतिबंध से संबंधित प्रस्ताव आदि। तो आप सोचिए कि सोवियत रूस, जबकि भारत क्या कर रहा था, 57 में ही पहली बार, 57 में ही कश्मीर मुद्दे पर वीटो शक्ति का प्रयोग किया गया, जबकि आप सभी जानते हैं कि भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन के क्रम में न तो सोवियत रूस के खेमे में था और न ही अमेरिका की तरफ। अमेरिका भारत को बार बार डरा धमकाकर अपनी तरफ लाने का प्रयास कर रहा था, प्रलोभन देकर, गेहूं भेजकर, तकनीक प्रौद्योगिकी फंड देकर, लेकिन भारत जो है वो अमेरिका की तरफ नहीं आया, है ना। इसी तरह सोवियत रूस कभी भी बलपूर्वक या भारत पर कभी भी सोवियत रूस ने दबाव की राजनीति नहीं की कि आप सोवियत खेमे में शामिल हो जाए। सोचो कि जब जो देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन को लीड कर रहा है ना, उसके समर्थन में कश्मीर मुद्दे पर रेजोल्यूशन में वीटो शक्ति का प्रयोग किया गया रूस के जरिए, ये बड़ी बात है ना। चलिए आगे लिखते हैं और लिखिए, हम लोग कहां देख रहे थे पहले, 55 से 70 बीच का पीरियड क्या था? शिथिलता का था, संबंधों में कह सकते हैं कि ठहराव का, है ना। उसके बाद 1962 अगला, 62 में चीन से हमें युद्ध लड़ना पड़ा, युद्ध में भारत की पराजय हुई। भारत क्या चाहता था? अपनी सेना का आधुनिकीकरण करना। भारत के पास वायुयान जो है, फाइटर प्लेन्स नहीं थे। वैसी स्थिति में भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 61 में पहला बेलग्रेड में सम्मेलन में नेहरू धार कर आए थे। कहीं ना कहीं गुटनिरपेक्ष आंदोलन का शीर्ष नेतृत्व करता देश भारत था, लेकिन इसके बावजूद जब युद्ध में चाइना से हमारी पराजय हुई, है ना,
तो रूस ने भारत के फाइटर प्लेन जो हमारे यहां MiG-21 है उसके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए रूस मंजूर हो गया। देखिए 1962 में भारत के साथ MiG-21 फाइटर प्लेन के तकनीक हस्तांतरण एवं इसकी सुपुर्दगी हेतु समझौता। अब सुपुर्दगी भी कई लोग नहीं समझेंगे, सुपुर्द करना मतलब आपको दे देना। 1965 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के पश्चात दोनों देशों के मध्य सोवियत रूस के नेतृत्व में ताशकंद समझौता लिखिए। भैया इतना सजेशन देते हो ना, कभी बार चिड़ हो जाती है, ये मत करिए वो मत। अरे भैया जीवन बीत गया पढ़ते पढ़ाते, है ना, और कुछ नहीं कर पाए जीवन में, यही किया है बस, यहां से लेके कॉलेज यूनिवर्सिटी हर जगह यही काम। ये मत बोलिए वो मत लिखिए, लिख के मत लिखाए, प्लीज थोड़ा कमेंट कम किया करो, है ना, वरना ऑफ कर दूंगा। पहली बार सौभाग्य नहीं मिला है पढ़ाने का, है ना, 15 साल तो ऐसे हो गए, और ऐसे अगर देखे तो 18-19 साल हो गए। मतलब इस क्लास में पढ़ाते पढ़ाते मैं बूढ़ा हो गया, फिर भी कई लोग क्या कहें। भारत पाकिस्तान युद्ध के पश्चात दोनों देशों के मध्य ताशकंद समझौता सोवियत रूस के नेतृत्व में ही हुआ, और कोई देश पाल करता तो भारत ना भी मानता। अब आएगा सबसे बड़ा, है ना, चलिए चलिए ठीक है, अब उस पर टीका टिप्पणी करोगे तो फिर 10 कमेंट उसके समर्थन में आएगा, विरोध में आएगा, बंद करो। अब देखो सबसे जो दोनों देशों के मध्य संबंध की जो बेहतर शुरुआत होती है वो है बांग्लादेश वॉर में, है ना। क्या होता है, 1950 के दशक से ही पाकिस्तान अमेरिका का पिछलग्गू बन चुका था, सीटो सेंटो में उसकी भूमिका। 60 के दशक में चाइना के साथ हमारे संबंध खराब हो गए, चाइना ने हम पर अटैक कर दिया, हम हार गए। पाकिस्तान को क्या लगने लगा, भारत बड़ा कमजोर हो गया है, और भारत पे कई जो है क्षेत्र में हमला किया, है ना, कई क्षेत्र में हमला एक साथ किया कि लगा क्या कि भारत तो कमजोर है, और ऐसी स्थिति में भारत पाकिस्तान युद्ध होता है। 65 के युद्ध में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है, हम उसके हजारों सेना को जो है हमारे कब्जे में आ जाती है, बहुत सारा पाकिस्तान का पार्ट जो है भारत के ताशकंद समझौते में यही कहा गया, सेना वापस करो, क्षेत्र विजित क्षेत्र एक दूसरे को लौटा दिया जाए, है ना। भारत हमेशा जो है सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखता है ना, भारत ने कभी भी आक्रामक रवैया नहीं अपनाया, उसका हमें कुछ लाभ भी हुआ, कुछ नुकसान भी हुआ। अब देखिए इधर अंतरराष्ट्रीय मंच पर 60 के दशक में ही पाकिस्तान चाइना नेक्सस और उसमें आग में घी डालने का काम सब दिन ये करते आ रहे हैं, उस समय भी किया अमेरिका। अब ऐसी स्थिति में जैसे ही बांग्लादेश वॉर होता है, भारत के सामने बड़ा ही कठिन चुनौती आ गई। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर भारत ने बांग्लादेश जो पहले पूर्वी पाकिस्तान का पार्ट हुआ करता था उसमें पार्टिसिपेट किया, और वैसी स्थिति में अमेरिका ने क्या किया, अपनी 7th फ्लीट को बंगाल की खाड़ी की तरफ तैनात कर दिया। इधर अगर आप देखें तो यूके भी कम नहीं है, यूके ने भी अरब सागर में अपने युद्धपोत तैनात कर दिए। चीन, अमेरिका और पश्चिम देशों का अलायंस जो है भारत के विरोध में आ गया। अब ऐसी स्थिति में भारत के सामने बड़ी ही विषम परिस्थिति थी, तो भारत ने क्या किया, सोवियत रूस से मदद मांगी, और दोनों देशों के मध्य एक बड़ा समझौता होता है जो आज तक भारत रूस संबंधों की आधारशिला है, और वह क्या है, पीस, फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन ट्रीटी 1971 में इंडिया और रशिया के मध्य साइन होती है। रूस ने तुरंत क्या किया, अपना परमाणु पनडुब्बी भेज दिया, अरब सागर में तैनात किया, ब्रिटेन डर से बाहर। इधर जो है बंगाल की खाड़ी की तरफ भी अपनी परमाणु युद्धपोत को भेज दिया। अमेरिका क्या करता है, बंगाल की खाड़ी में आकर श्रीलंका की तरफ अपने 7 फ्लीट का रुख मोड़ देता है। जो आसन्न चुनौतियां थी वो खतरा टल जाता है, और भारत रूस के सहयोग के कारण ही अंतरराष्ट्रीय मंच पर बांग्लादेश को एक राष्ट्र के रूप में जन्म दे पाने में सफल होता है, और इस चीज के लिए भारत रूस का सदा ऋणी है। सोचिए कि अमेरिका आज से नहीं, इसकी चाल पुरानी रही है ना। तो 1971 दोनों देशों के मध्य संबंधों का सबसे मजबूत जो है आधारशिला है वो इस संधि के जरिए रखा गया, और आज तक दोनों देशों के मध्य संबंध को यह संधि जो है प्रभावित करती है। तो अगला पार्ट लिखें आप, लिखिए भारत रूस संबंधों की आधारशिला दोनों देशों के मध्य 1971 की शांति, मित्रता एवं सहयोग की संधि है, जिसके प्रावधानों के अनुसार भारत पर किसी भी प्रकार का हमला सोवियत रूस के विरुद्ध हमला माना जाएगा, है
तो ये जो है फाउंडेशन स्टोन है ना, दोनों देशों के मध्य संबंधों की आधारशिला है। कौन? पीस, फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन ट्रीटी ऑफ 1971। उससे पहले भी रूस भारत की मदद, जैसे रूस के सहयोग से भारत में कई जो है भारी मशीनरी उद्योग लगाई गई। रूस ने भारत को एटॉमिक क्षेत्र एनर्जी प्राप्त करने में भी मदद की, है ना। 71 की ये जो चिट्ठी है, ये दोनों देशों के मध्य संबंधों की आधारशिला है। अब देखिए 74 में भारत परमाणु परीक्षण करता है, उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगता है। 75 में ही जो भारत का पहला सैटेलाइट है आर्यभट्ट, वो सोवियत रूस की मदद से ही, है ना। जो लॉन्च व्हीकल सोयूज था, उसी की मदद से भारत का पहला सैटेलाइट जो है वो अंतरिक्ष में छोड़ा गया 1975। सोवियत रूस के प्रक्षेपण यान लॉन्च व्हीकल सोयूज के जरिए भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में स्थापित PSLV 4 तब आ गया था। आशीष कुमार, कब की बात हो रही है, जरा समय भी देखो। 75। चलिए, तो ये सब दोनों देशों के मध्य संबंध कैसे डेवलप हो रहे हैं, है ना, ये आप समझ पा रहे हैं। 1970 से लेकर 1990 तक जो भारतीय सेना का लगभग, उस जमाने में अगर हम कहें तो लगभग जो है 70% से अधिक हम सामान कहां से खरीद रहे थे? रशिया से, है ना। आज भी पूरे आपके भारतीय सेना की तैयारी में 60% जो भी आपके पास अस्त्र शस्त्र जो भी चीजें हैं, कहीं ना कहीं वो रूस पर निर्भरता है उसको लेकर। तो अगले पॉइंट में आप लिखें 1971 से लेकर 1990 तक भारत के कुल रक्षा उत्पाद का, डिफेंस प्रोडक्ट का लगभग 70% से अधिक रूस से आयातित सुखोई, मेघ, भीष्म, अर्जुन टैंक, तमाम ये सब आप पढ़ते हैं, है ना। ये सब कहां से आया? सोयुज है, लिख लो लॉन्च व्हीकल सोयुज, यही हो अभी, सोयुज रशियन नाम है भैया, SOYUZ। लगभग 70% से अधिक कहां से है? रूस से आयातित। चलिए आगे बढ़े। 1988 में, है ना, भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और उस समय सोवियत रूस के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव के बीच में कुरानुकुलम न्यूक्लियर संयंत्र की स्थापना के लिए समझौता हुआ, है ना। चलिए 1988 में भारत रूस के मध्य कुडानुकुलम तमिलनाडु में नाभिकीय संयंत्र की स्थापना हेतु समझौता। भारत का भी वर्तमान में आप देखें तो सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां है? तमिलनाडु में स्थित है, समुद्र तट के निकट। कौन सा? कुडानुकुलम। 6800 मेगावाट, 6.8 गीगावाट रूस के सहयोग से बना है। 2002 में हालांकि काम बहुत लेट शुरू हुआ। क्यों? उसके पीछे बहुत सारा कारण रहा, है ना। स्थानीय लोगों का इसको लेकर विरोध, चेरनोबिल की घटना हो गई, है ना, तो नाभिकीय विकिरण के खतरा को लेकर वहां बहुत प्रदर्शन हुए। वैसी स्थिति में जो कुडानुकुलम न्यूक्लियर संयंत्र है उसका काम 2002 में स्टार्ट हो पाया। सोचो कि 88 में ही दोनों देशों के मध्य समझौता हुआ, लेकिन काम 2002 में स्टार्ट हुआ। 2004 में पहला छोटा सा उसका रिएक्टर चालू हुआ, और अगर देखें तो 2016 तक जो है लगभग 4 रिएक्टर उसके ऑपरेशनल है। अंतिम जो है वो होने की ही कगार पर, कुछ उसमें समस्या आ गई थी। तो ये जो कुडानुकुलम न्यूक्लियर रिएक्टर है ना, ये परमाणु संयंत्र जो है यह रशिया के सहयोग से ही बना है, जिसमें रूस ने कुछ निवेश भी किया है ना। शुरुआत दोनों देशों के मध्य सहयोग की। अब आते हैं 88 के बाद। आप सभी जानते हैं कि 1990 में क्या होता है? सोवियत रूस का विघटन हो जाता है। सोवियत रूस टूटकर CIS 14 देशों का अलग संगठन, अलग अलग देश बन जाते हैं, और अंतरराष्ट्रीय मंच पर जो सोवियत रूस की छवि थी उसको बड़ा धक्का लगता है। सोवियत रूस के विघटन के कई कारण हैं, उसमें हमें नहीं जाना, वो इतिहास हो चुका है। शीत युद्ध का दौर खत्म कब होता है? जैसे ही सोवियत रूस का विघटन होता है। उसके पीछे कई कारण हैं। जैसे कारण अगर कहें तो अस्त्र शस्त्र के निर्माण पर इतना पैसा खर्च कर दिया, उससे उसकी इकोनॉमी कमजोर होगी। वेस्टर्न कंट्री का सैंक्शन, अमेरिका और पश्चिमी देशों का सैंक्शन। दूसरा, कम्युनिस्ट कैंप जो है वो देश रहा है, वहां पर कहीं ना कहीं जो कम्युनिस्ट रिजीम थी वो निरंकुश हो गई थी। बाद में जब पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट उदारीकरण की नीति को अपनाया गया तो वो सूटेबल नहीं रही, और इन सब कारणों से सोवियत रूस का विघटन हो जाता है। और 1990 से लेकर 2000 तक देखें, अक्टूबर 2000 से पहले तक भारत रूस संबंध में अगर देखें तो थोड़ी दूरी आ गई। क्यों? क्योंकि सोवियत रूस जैसा विश्वसनीय पार्टनर अब अंतरराष्ट्रीय मंच पर रहा नहीं। सोवियत रूस को छोड़कर अन्य 14, तो कुल मिलाकर 15 देशों में यह विभाजित हो गया सोवियत रूस के विघटन के कारण। CIS बने 14 देश अलग अलग, जितने आप पढ़ते हैं, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब देश कहां से निकले जी? वही सोवियत रूस से। अब ऐसी स्थिति में 1990 से लेकर 2000 अक्टूबर से पहले तक अगर देखें तो भारत रूस संबंधों में बड़ा ही शिथिलता ही कह सकते हैं।
और धीरे धीरे 90 के बाद अंतरराष्ट्रीय मंच पर किसका राइज होता है? अमेरिका का। यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बनता है, कोल्ड वॉर एरा खत्म होता है, बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर खत्म होकर यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था बनती है। और 90 के बाद अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत के लिए भी एक बड़ी समस्या आ गई कि जो सबसे विश्वसनीय भरोसेमंद पार्टनर था, अब वो उतना मजबूत नहीं रहा। रूस, उन सोवियत रूस के 15 देशों में से रूस जो है वो एक बड़ा देश के रूप में रहा। हालांकि रूस भी आर्थिक मोर्चों पर कमजोर हो गया, सैन्य सामग्री निर्माण के मोर्चों पर भी कमजोर हो गया। क्यों? जैसे आप सोचिए कि जब सोवियत रूस था तो कहीं जैसे मान लीजिए रॉकेट का इंजन कहीं बन रहा है, उसके अन्य इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स जो है कहीं अन्य बन रहे हैं, क्योंकि सब मिलाकर पहले क्या था? सोवियत रूस का ही पार्ट था। जैसे आज जो यूक्रेन आप देख रहे हैं, रशिया यूक्रेन, ये दोनों क्या थे जी? एक ही सोवियत रूस का ही पार्ट रहा। वैसी स्थिति में इंडिया के लिए भी एक समस्या खड़ी हो गई कि भारत का सबसे भरोसेमंद पार्टनर ही आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर हो चुका था। 90 के बाद आर्थिक उदारीकरण का दौर आता है, पूरी दुनिया में मुक्त बाजार प्रणाली, पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली का एक नया दौर प्रारंभ होता है और अमेरिका जैसा एक जो है पूंजीवादी राष्ट्र पूरी अंतरराष्ट्रीय मंच पर धीरे धीरे हावी होने लगता है। तो यही कारण से हम क्या कह सकते हैं कि 1991 से लेकर 2000 सितंबर, इस अवधि में सोवियत रूस के विघटन के पश्चात, भारत रूस संबंधों में ठहराव या विराम देखा गया। लिख दिया राजलक्ष्मी सिन्हा, ये पहले ही जो आप कह रहे हो, है ना? क्या लिखा है यहां पर, पढ़िए। जिसके प्रावधानों के अनुसार भारत पर किसी भी प्रकार का हमला सोवियत रूस के विरुद्ध हमला माना जाएगा। आपने भी लिखा है ना? अब देखिए 2000 के बाद पुतिन जैसी शख्सियत आते हैं और रूस का धीरे धीरे क्या होता है? रिसर्जेंस होता है। एक ऐसा देश जिसकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी, उसको सर्वाइव करना, उसको नए रिवाइवल करना उसका बहुत टफ चैलेंज था। और आप सभी जानते हैं कि रूस की अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर है? तो तेल और प्राकृतिक गैस के अकूत भंडार है, उसके निर्यात पर सबसे अधिक, उसके बाद रक्षा उत्पादों के निर्यात पर। तो रूस की इकोनॉमी का जो दो मेजर पार्ट है वो क्या है? तो पहले तेल और प्राकृतिक गैस का निर्यात और दूसरा अस्त्र शस्त्र हथियारों का निर्माण और उसका विक्रय। 90 के पश्चात अंतरराष्ट्रीय मंच पर धीरे धीरे पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली का विकास हुआ और मुक्त बाजार प्रणाली, है ना, उदार लोकतंत्र दुनिया के हर मानचित्र पर, हर देश में लगभग देखा गया। वैसी स्थिति में सोवियत रूस का एक बार नए सिरे से पुतिन आते हैं और रूस के अभ्युदय का दौर प्रारंभ होता है। प्रधानमंत्री वाजपेयी की रूस की यात्रा और पुतिन की भारत की यात्रा दोनों देशों के संबंधों में आए गतिरोध विराम को एक बार पुनः नए सिरे से प्रारंभ करता है और भारत और रूस के मध्य एक समझौता होता है। कौन समझौता? जो इंडिया रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। और ये आधुनिक संदर्भ में भारत रूस संबंधों का एक नवीन स्वरूप है। तो लिखते हैं अगले पार्ट में, लिखिए। अक्टूबर 2000 में पुतिन की भारत यात्रा के पश्चात भारत रूस संबंध प्रगति देखी गई। दोनों देशों के मध्य स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप संधि पर समझौता किया गया। दोनों देशों के मध्य सामरिक भागीदारी हेतु इंडिया रशिया स्ट्रेटेजिक हेतु समझौता हुआ, जिसके तहत रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक एवं विविध क्षेत्रों में सहयोग की पहल प्रारंभ हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 2000 का इंडिया रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। आइए काजल यादव। तो विविध क्षेत्र में देखिए, स्ट्रेटेजिक पार्टनर का मतलब यहां ये नहीं समझें कि सिर्फ रक्षा के क्षेत्र में, है ना, आर्थिक छूट गया, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, है ना, हाइड्रोकार्बन, अंतरिक्ष, प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक, विविध क्षेत्र में, है ना। क्या लिखा है? सहयोग की पहल प्रारंभ हुई। सहयोग की पहल प्रारंभ हुई। लिख लिया, पढ़ देता हूं।
आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक विविध क्षेत्र में सहयोग की पहल प्रारंभ हुई। हो गया बच्चों? ये कब है? अक्टूबर दिसंबर में वाजपेयी जी कहां गए? रशिया। तो वाजपेयी और पुतिन दोनों के मध्य जो संबंध एक नए स्वरूप में दोनों देशों को निकट लाने का कार्य किया, जिसको आगे के हमारे सभी प्रधानमंत्री ने बढ़ाने का कार्य किया। हो गया? चलिए अब देखो ये क्या है, इंडो रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। 2010 में इसको और एक्सटेंशन दिया गया है ना, और भारत को एक विशेष दर्जा, स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा रूस द्वारा प्रदान किया गया। देखिए जैसे आपने रशिया अमेरिका में पढ़ा था मेजर डिफेंस पार्टनर, उसी तरह चूंकि अंतरराष्ट्रीय मंच पर परिस्थितियां क्या है, बदल गई थी, वैसी स्थिति में जो सामरिक समझौता है, संबंध है, उसको और अधिक विस्तार देने की जरूरत आई है ना। तो अगले पार्ट में लिखिए 2010 में रशिया द्वारा भारत को सामरिक भागीदार से बढ़कर स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनर का दर्जा प्रदान किया गया। प्रिविलेज्ड आई छूट गया तो इसको ठीक कर लेना, लिख ही देता हूं। क्या होता है अब देखो, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में समीकरण पल पल बदलते रह रहे हैं। आपको क्या लगता है कि चाइना और रूस के मध्य बहुत ज्यादा मित्रता है क्या? चाइना का पड़ोसी कौन है? रशिया है। और अंतरराष्ट्रीय मंच पर हर राष्ट्र अपनी शक्ति, अपनी क्षमता, अपनी प्रभुता में विस्तार करना चाहता है ना। हर राष्ट्र क्या चाहता है? हाँ, विशेषाधिकार। हमें लगता क्या है कि रूस और चाइना में बहुत निकटता है। अंतरराष्ट्रीय मंच पर कोई भी राष्ट्र नहीं चाहता कि उससे आगे कोई दूसरा राष्ट्र निकल जाए, चाहे विचारधारा के आधार पर समानता ही क्यों ना हो। 3 इडियट्स फिल्म देखा है ना, उसमें क्या एक डायलॉग था कि दोस्त अगर असफल हो जाए तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन दोस्त अगर टॉप कर जाए तो और भी बुरा लगता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। अब देखिए एशिया में धीरे धीरे चाइना का उभार होना स्टार्ट होता है, और अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी धीरे धीरे एशिया के बाहर 2008 के बाद से चाइना का जो है राइज दिन प्रतिदिन होता जा रहा है। तो चाइना के अभ्युदय से ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत को ही खतरा है, रूस को भी तो चुनौती है, क्योंकि रूस की लंबी सीमा चाइना के साथ साझा करता है। माना कि दोनों कम्युनिस्ट देश हैं, है ना, लेकिन रूस की तुलना में चाइना का ग्रोथ रेट रैपिडली रहा है, और चीन की नीयत, चीन की विस्तारवादी नीति से रूस भी परिचित है। वैसी स्थिति में 2008 के बाद अंतरराष्ट्रीय मंच पर चाइना एक डोमिनेंट रीजनल प्लेयर के रूप में इमर्ज होना स्टार्ट होता है। इस खतरे की आहट हमें भी लगती है और रूस को भी लगती है। वैसी स्थिति में भारत के सहयोग की आवश्यकता उसे है। तो 2008 के पश्चात अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जैसे जैसे चाइना का अभ्युदय होता है, जियोपॉलिटिक्स जो है वो चेंज होता जाता है। कल तक आप देखें तो जो मध्य पूर्व के क्षेत्र में अधिक इन्वॉल्वमेंट था, धीरे धीरे वो शिफ्ट किधर हो रहा है? एशिया पैसिफिक क्षेत्र की तरफ। तो भारत के भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के दर्जे को रूस ने क्या किया? बढ़ाया। स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनर, मतलब सोचिए, स्पेशल विशेष एवं प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप। इसका मतलब क्या हुआ? जो डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा भारत के साथ रक्षा उत्पादों का निर्माण करेगा, है ना, रूस के सहयोग से। कल तक हम अगर देखें तो रूस के साथ हमारे संबंध सिर्फ बायर सेलर का नहीं रहा है, सिर्फ क्रेता और विक्रेता वाला संबंध नहीं है कि हम पैसा देते हैं और रूस से हम हथियार खरीदते हैं, बल्कि संबंध आगे बढ़ेंगे। रूस के सहयोग से भारत में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से युक्त हथियारों का, मिसाइलों का, रक्षा उत्पादों का निर्माण संभव हो पाएगा। वो कैसे? क्योंकि रूस ने क्या किया है, जैसे अमेरिका ने मेजर डिफेंस पार्टनर का दर्जा दिया, और उसके बाद 2015 के बाद आप देखें तो 2016 में दर्जा मिलता है, और बाद में कई संधियां होने लगती है सुरक्षा से, रक्षा से संबंधित। उसी प्रकार जैसे ही स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा भारत को मिला, रक्षा उत्पादों के क्षेत्र में रूस के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण एवं रूस के सहयोग से भारत भविष्य के लिए अपने रक्षा उत्पादों का निर्माण कर पाने में सक्षम हो पाया। और आज आप देखिए भारत फिलीपींस को, आप सभी जानते हैं कि दक्षिण चीन सागर में चीन का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कौन है जी? फिलीपींस है, वियतनाम है। और फिलीपींस को भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल बेची है। चीन के विरुद्ध में फिलीपींस उसका प्रयोग कर सकता है, और चीन का दोस्त अगर आप मानते हैं तो सोवियत रूस है। और जो ब्रह्मोस है वो ज्वाइंट कोलैबोरेशन के कारण ही बना है ना, ज्वाइंट कोलैबोरेशन। ब्रह्मोस दो देशों की, हमारी ब्रह्मपुत्र और मस्कोवा जो नदी है, दोनों के नाम पर ज्वाइंट वेंचर है। आप भारत ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया के अन्य देशों को बेच रहा है, वैसे देश को बेच रहा है जो भविष्य में चाहे तो उस मिसाइल का प्रयोग चीन के विरुद्ध कर सकता है, और चीन जो है वह रूस का निकटतम एलाई है ना। अब देखिए ऐसी स्थिति में ब्रह्मोस जैसे रक्षा उत्पादों का निर्माण, या बहुत सारे फाइटर प्लेन 5th जनरेशन रूस के, क्रायोजेनिक ईंधन, इन सब में आपको रशिया ने मदद की है ना। आपका पूरा अंतरिक्ष मिशन आगे वो सब आएगा। तो ये स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड पार्टनर, ऑपरेशन सिंदूर में ही अटके रहोगे क्या आप लोग? और सब छोड़ करके सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ है ना, उसी पर ध्यान केंद्रित कर लो, है ना। अभी पढ़ाना स्टार्ट किया है कि पत्रकार नहीं बनो ना, पहले पढ़ो आप। क्यों नहीं सपोर्ट किया, क्या कारण था, ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या हुआ? गजब की जिज्ञासा है ना। गूगल कर लो।
2010 से अगर आप देखें तो भारत में रक्षा उत्पादों को मेक इन इंडिया के तर्ज पर अभी वर्तमान में 2010 से 14 मनमोहन सिंह की सरकार रही, उस समय भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए रक्षा उत्पाद के निर्माण को लेकर सहमति बनी और इस कारण भारत आज रक्षा उत्पाद का एक बड़ा बाजार के रूप में धीरे धीरे उपलब्ध हो रहा है ना। लिखते हैं और आगे 2010 के बाद अगर आप देखें तो दोनों देशों के संबंध में कुछ उतार चढ़ाव भी आए, थोड़ा उसकी भी चर्चा हो जाए। 2016 में अमेरिका के द्वारा भारत को मेजर डिफेंस पार्टनर का दर्जा दिया जाना है ना, और 2010 से लेकर खास करके 2009 में हस्ताक्षर होता है भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता, और भारतीय विदेशी नीति निर्माताओं का ध्यान रूस से हटकर किधर शिफ्ट होने लगता है, अमेरिका की तरफ। इधर चाइना से इमर्जिंग थ्रेट के कारण हमारे नीति निर्माताओं को लगा कि चीन के समर्थन में रूस विचारधारा के आधार पर है ना, रूस के समर्थन में चीन जो है विचारधारा के आधार पर निकटता है। वैसी स्थिति में चीन के जरिए का जब जैसे जैसे विस्तारवादी नीति भारत को आहत करने लगी तो हमारे विदेशी नीति निर्माताओं के पास विकल्प क्या बचा कि चीन के विरुद्ध हम रशिया से मदद नहीं मांग सकते, ऐसा सोचा गया, क्योंकि दोनों क्या है, साम्यवादी विचारधारा के लोग देश हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय विदेश नीति में अगर आप देखें तो 2010 के पश्चात हमारा झुकाव जो है वो रशिया से दूर और किधर हमारा झुकाव होने लगा, यूएसए की तरफ। यूएसए ने आपको नाभिकीय परमाणु असैन्य समझौता आपसे किया, कई देशों से व्यापार को बढ़ाया, निवेश बढ़ाया। ऐसी स्थिति में अंतरराष्ट्रीय मंच पर यूएसए का प्रभुत्व रहा, तो भारत थोड़ा सा सोवियत रूस के साथ संबंधों में दूरी बनाकर थोड़ा टिल्ट हमारी विदेश नीति किधर होती है, अमेरिका की तरफ, और यह उसका खामियाजा भी हम भुगत रहे। जैसे हमने क्या किया कि 2010 से लेकर 2020-21 अभी तक कह सकते हैं हमने अमेरिकी रक्षा उत्पादों को रूस की तुलना में अधिक प्रेफर किया है ना, और भारत अमेरिका के मध्य आप देखें तो 25 से 30 बिलियन डॉलर का विगत एक दशक में रक्षा उत्पाद का जो है खरीदारी हुई। अब ऑब्वियसली जो दोस्त आपकी बिना शर्त हमेशा मदद करता रहा हो उसे यह बात क्यों नहीं बुरी लगेगी। हमारी विदेश नीति के अंतर्गत जैसे जैसे 2010 के पश्चात रूस की तुलना में अमेरिका की तरफ झुका हुआ, भारत रूस संबंधों में थोड़ी दरार आनी प्रारंभ हुई है ना। अब देखिए 2015-16 में रूस के द्वारा पाकिस्तान में के तेल गैस संबंधित जो है क्षेत्र में निवेश की बात की गई, पाकिस्तान को आर्थिक मदद की बात की गई, पाकिस्तान को रक्षा उत्पाद प्रदान करने की बात की गई। अब ऐसा भारत ने प्रवोक किया है ना, क्योंकि हमारी विदेश नीति में हमने रशिया की तुलना में अमेरिका को तरजीह दी, तो दोनों देशों के मध्य संबंधों में थोड़ी दूरी आई। और अगर हम कहें तो 2015 से लेकर वर्तमान में रूस यूक्रेन युद्ध से पहले तो अगले 5-6 वर्षों में भारत रूस संबंधों में हमने कह सकते कि तनाव था, बहुत ज्यादा दूरी, लेकिन धीरे धीरे दरार पड़नी प्रारंभ हुई। और इस दरार को भरने का काम किसने किया, हमारे पड़ोसी दुश्मन देश चाइना ने। रूस की पीठ थपथपाने लगा, देखो बड़ा और बैक करते थे, देखो ये क्या कर रहा है, देखो ये अमेरिका के साथ एशिया में अशांति क्रिएट करना चाहता है। अब 2015 से लेकर 2021 की जो अवधि है, अगर हम कहें भारत रूस संबंधों के लिहाज से तो बहुत घनिष्ठता वाली संबंध नहीं रही है, कहीं ना कहीं संबंधों में थोड़ी दूरी आई। लेकिन कहते हैं ना आपदा में अवसर, जैसे ही रूस यूक्रेन युद्ध प्रारंभ होता है, कल तक रूस हमारी हर विपरीत परिस्थिति में मदद करता रहा, आज मदद की बारी किसकी आई, भारत की। और तमाम आर्थिक प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए भारत ने रूस से तेल खरीदना प्रारंभ किया। 2023 में हमने तेल बहुत अधिक मात्रा में खरीदी, 2024-25 तमाम अमेरिकी और पश्चिमी देशों की धमकियों की परवाह किए बिना भारत रूस से तेल, कच्चा तेल सस्ते दामों में खरीदता है। हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए भी कि अगर सस्ता तेल मिल रहा है, हम अपने टोटल कच्चे तेल के लिए हमारी निर्भरता लगभग 87-88% जो है, 85 से 88% हमारी डिपेंडेंसी कहां से है जी, इंपोर्टेड ऑयल पर। और ये जो सऊदी ईरान के साथ संबंध भी अमेरिका ने खराब करा दी। एक समय जब भारत 1 से 2% रशिया से तेल खरीदता था, आज स्थिति यह है कि 2023-24 में यह लगभग 38 से 40%, पीक पीरियड में 42% तक पहुंच चुका। तो जो देश के साथ हम तेल कम खरीद रहे थे, अगर सस्ते दामों में आपको तेल मिल रहा है, और अगर भारत में रिफाइनरी इंडस्ट्री हमारी रिच है, कहीं ना कहीं हम उसको रिफाइन करके अगर हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं, चाहे गैसोनॉल के रूप में, चाहे डीजल या पेट्रोल या अन्य चीज, उससे हमें रेवेन्यू मिल रहा है। और यहीं पर पश्चिम देशों की जो है भारत को लेकर रुख क्या है, वो परिवर्तित हुआ है। तो 2015 से 2020-21 की जो अवधि रही, वो भारत रूस संबंधों में थोड़ी दूरी की रही, और इसके पीछे कारण हमारी नीति रही कि अमेरिका पर आवश्यकता से अधिक निर्भरता हमें रूस से दूरी बनाने को प्रेरित करती रही। क्लियर है? थोड़ा सा नोट करें आप इस पर, ये स्टार क्या लगाया, नहीं समझे क्या? देखिए भारत लिख सकते हैं ऐसे 2015 से लेकर 2021 के मध्य भारत अमेरिका संबंधों में आई अत्यधिक घनिष्ठता एवं भारत का अमेरिका की तरफ अधिक झुकाव ने जहां भारत की सामरिक स्वायत्तता स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, पहले भी बहुत बार चर्चा की है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को प्रभावित किया, वहीं रूस के साथ संबंधों में भी शिथिलता, संबंधों में भी थोड़ी नाराजगी को जन्म दिया। लिखिए बच्चों, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी क्या हुई? रणनीतिक स्वायत्तता। आप अपने देश के राष्ट्रहित के संदर्भ में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है,
आपको जो अच्छा लगता है अपने देश, अपने नागरिक, अपने देश के आर्थिक विकास के लिए वो करें। हमारा दबाव आप पर कुछ नहीं है। रूस ने कभी भी भारत पर कोई भी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी लेने में अवरोध का काम नहीं किया, और अमेरिका हर मोर्चे पर भारत पर दबाव डालता रहा। कभी ईरान से तेल मत कर दो, कभी इसके समर्थन में हमारे साथ आओ, कभी जो है चाइना को काउंटर बैलेंस करना है तो क्वाड बनाओ, है ना, कभी आर्थिक प्रतिबंध लगा देंगे, कई बार जो है अन्य धमकियां, भारत से अगर कोई उत्पाद गया है मानवाधिकार हनन के नाम पर कश्मीर में मुद्दा उठा दें। ये तो अमेरिका की नीति रही है ना। अब यही जो अवधि है, रूस चाइना संबंध में थोड़ी निकटता आई है ना। पहले से ही साम्यवादी विचारधारा के आधार पर अगर आप देखें तो निकटता रही। 60-70 के दशक में सीमा तनाव को लेकर रूस और चाइना में भी युद्ध जैसी परिस्थितियां बनी, लेकिन आगे जैसे जैसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर चाइना का अभ्युदय हुआ, रूस चाइना में निकटता बढ़ी। वो भी क्यों? अमेरिका को काउंटर करने के लिए। तुमने वही लिखा है कि 2015 से 21 के मध्य भारत अमेरिका संबंधों में आई अत्यधिक घनिष्ठता एवं भारत का अमेरिका की तरफ अधिक झुकाव ने जहां भारत की सामरिक स्वायत्तता को प्रभावित किया, वहीं रूस के साथ संबंधों में भी थोड़ी नाराजगी को जन्म दिया, जिसके परिणाम स्वरूप, लिखे आप, लिखते लिखते मैं भी थक गया हूं, लिखे आप, जिसके परिणाम स्वरूप रूस चीन के मध्य निकटता में वृद्धि हुई। रूस चीन के मध्य निकटता में वृद्धि हुई। रूस चीन के मध्य निकटता में वृद्धि हुई। इसके साथ साथ रूस ने पाकिस्तान में भी निवेश एवं रक्षा उत्पादों के निर्यात हेतु प्रयास किया। एक सेकंड बच्चों, लिखिए पैराग्राफ चेंज करके यहां तक कि अफगानिस्तान के मुद्दे तथा भारत पर आतंकी घटनाओं के विरुद्ध, यहां तक कि आतंकवाद के मुद्दे, भारत के विरुद्ध आतंकी घटनाओं, अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी आदि मुद्दे पर भी रूस भारत के समर्थन में कम। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी आदि मुद्दे पर रूस भारत के समर्थन में कम तथा निष्पक्ष अधिक रहा, तटस्थ अधिक रहा। अब देखो दोनों देशों में संबंधों में बेहतरी कब हुई? रूस यूक्रेन युद्ध ने, है ना। तो फरवरी 2022 के पश्चात रूस यूक्रेन युद्ध से उत्पन्न अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों ने एक बार पुनः भारत रूस संबंधों को मजबूती प्रदान की है। मजबूती प्रदान हाल के वर्षों में की है। जैसे देखो रूस यूक्रेन वार क्यों हुआ, काहे हुआ, कैसे हुआ, ये सब आप पिछले 2-3 साल से तो लगभग देख ही रहे हैं, है ना। बहुत कुछ आपने इसके बारे में पढ़ा भी। बेसिकली यूक्रेन रूस वार के मुद्दे पर अमेरिका के हित क्या है या पश्चिमी देशों के क्या ऑब्जेक्टिव है, थोड़ा इसको समझते हैं तो भारत रूस संबंध को आप समझ पाएंगे। अमेरिका का क्या उद्देश्य है? रूस यूक्रेन वॉर की आड़ में अमेरिका अपने ऐतिहासिक जो रूस के साथ कड़े बुरे अनुभव है उसका बदला लेना चाहता है ना। क्या आपको लगता है रूस यूक्रेन वॉर को लेकर यूएस या वेस्टर्न कंट्री जो यूरोपियन कंट्रीज है उनका क्या उद्देश्य है? पहला उद्देश्य क्या है कि रूस को वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आइसोलेट कर देना है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और वेस्टर्न एलाई जो उसके हैं, खास करके जो पश्चिमी यूरोपीय देश हैं, उनकी यही मंशा है कि रूस को अंतरराष्ट्रीय राजनीति में क्या कर देना है, टोटली आइसोलेट कर देना है ना। दूसरा, रूस को आर्थिक रूप से इतना कमजोर कर देना है कि रूस की इकोनॉमी इतनी गर्त में चली जाए कि रूस अगले 10-20 वर्षों तक उभर कर ना आए। तीसरा, वो बार बार क्या कहते हैं, फ्री और इंडिपेंडेंट यूक्रेन की बात करते हैं। वास्तव में पश्चिम देश कभी भी नहीं चाह रहे, खास करके अमेरिका कभी नहीं चाह रहा कि रूस यूक्रेन वॉर जो है उस पर विराम लगे। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को बार बार वो क्या कहता है कि रशिया यूक्रेन वॉर को मैं समाप्त करा दूंगा। आपने देखा घटनाक्रम जो घटित हुई है, जेलेंस्की जब व्हाइट हाउस पहुंचते हैं तो उनके ड्रेस को लेकर मीडिया के सामने उनका मजाक उपहास किया जाता है। यहां तक कि जो यूक्रेन में रेयर अर्थ मटेरियल के डिपॉजिट है उस पर अमेरिका की निगाह है। अमेरिका क्या कर रहा है कि हमने तुम्हें जो युद्ध में मदद की उसके बदले में हमें इस पूरे रेयर अर्थ मटेरियल जो भविष्य में बहुत बड़ा बाजार है उस पर हमें हमारा हक मिलना चाहिए। जो पश्चिम के देश हैं, खास करके वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री जो है, विचारधारा के आधार पर वो शीत युद्ध के दौर से ही अमेरिका के पिछलग्गू रहे और वैसी स्थिति में साम्यवाद की विचारधारा का विरोध उनके जो है स्वाभाविक रूप से उनके नीति में रहा है। अब
यद्यपि तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार रूस में अकूत है और इस कारण वेस्टर्न यूरोप की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा जो है वह रूस से आयातित तेल और प्राकृतिक गैस पर निर्भर है। इसके बावजूद रूस को अलग थलग करने की जो अमेरिका की मुहिम है वो हर मोर्चे पर रूस को आइसोलेट करना चाहता है, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, है ना। और यूक्रेन का बार बार समर्थन वो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वो वास्तव में रूस के इस कार्य की भर्त्सना कर रहा है, बल्कि वो जानकर कर रहा है ताकि इस कारण रशिया को प्रोवोक किया जाए और रूस यूक्रेन वॉर में रूस अपनी सभी आर्म्स, एमिनिशंस, आर्टिलरी को खत्म कर ले। और ऐसी स्थिति में रूस जो है सामरिक मोर्चों पर भी क्या हो जाए, कमजोर हो जाए, क्योंकि अमेरिका को सदैव यह भय सताता रहा है कि कभी भी अगर तृतीय विश्व युद्ध होगा तो चाइना रशिया एक नेक्सस बनेगा जो अमेरिका के लिए भारी पड़ सकता है। और अगर दक्षिण चीन सागर में कोई विवाद बढ़ता है, जैसे क्वाड जैसा गठन होता है, तो चाइना को सपोर्ट करने के लिए रशिया ही आ सकता है। और अगर रूस यूक्रेन वॉर में आपने देखा है कि पिछले 3-3.5 सालों में क्या हुआ है, कि पिछले 3-3.5 सालों में जो है रूस ने अपने टोटल आर्म्स एमिनिशंस का लगभग 60 से 65% जो है इस युद्ध में भेंट चढ़ा दिया है। हालांकि रूस रक्षा उत्पादों का एक बड़ा बाजार है ना, तो ये हाईली कॉन्फिडेंशियल है कि उसके पास और कितने वेपन्स, आर्म्स, एमिनिशंस, म्यूनिशंस हैं, तो इसको लेकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय नहीं जान रहा। लेकिन रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाकर धीरे धीरे रूस की इकोनॉमी को कमजोर करना ये नियति उसकी रही। अब ऐसी स्थिति में भारत कर क्या रहा है, रूस से कच्चा तेल सस्ते दामों में खरीद कर रूस की इकोनॉमी को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। सोचिए कि भारत और रूस के मध्य व्यापार $10 बिलियन से कम था और वर्तमान में 2024 में देखें तो हमारे भारत और रूस के मध्य व्यापार जो है वो $66 बिलियन के आसपास। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का कच्चे तेल का लगभग 35 से 38% के बीच में रूस से आयात कर रहा है। और ऐसी स्थिति में रूस को किया गया यह आर्थिक मदद एक नैतिक मदद की तरह है विपरीत परिस्थितियों में, और दोनों देशों को क्या कर रहा है, ये निकट ला रहा है। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, रूस यूक्रेन वॉर के पश्चात अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम की गहराई को आप समझें कि हो क्या रहा है। बार बार अमेरिका प्रोवोक कर रहा है रशिया यूक्रेन वॉर को, जैसे ये हुआ कि आग को बुझाने के लिए पानी की जगह हम पेट्रोल का प्रयोग करें, और यही काम रशिया अमेरिका कर रहा है। बाइडेन अपरोक्ष रूप से कर रहे थे, ट्रंप खुलकर कर रहा है। और ट्रंप के समर्थन में, ट्रंप से बढ़ती हुई निकटता जेलेंस्की और यूक्रेन के भविष्य को बर्बाद कर रहा है और आगे भविष्य बर्बाद कर सकता है। आपने देखा कि कई बार परमाणु युद्ध तक का खतरा जो है यूक्रेन पर मंडराने लगा। और रशिया को किसी की परवाह नहीं है, ध्यान रखना, आपको पहले ही मैंने इंट्रोडक्शन में ही बताया कि रशियंस जो है बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और ज्यादा बातचीत में विश्वास नहीं करते हैं, जो बोला वो कर किया, है ना। वो ज्यादा ये सब अनुनय विनय समझौता संधि इन सब में अधिक विश्वास नहीं है उनका, और किसी भी अंतरराष्ट्रीय दबाव की वो परवाह नहीं करते। अगर ऐसा करना होता तो पुतिन अब तक युद्ध विराम की घोषणा कर चुका होता। अगर रशिया की जगह दुनिया का कोई देश होता, चाहे चाइना ही क्यों ना होता या अमेरिका ही क्यों ना होता, तो उस परिस्थिति में वो घुटने टेक चुका होता। लेकिन देखिए रूस के लोगों का राष्ट्र के प्रति समर्पण, मैं ये नहीं कह रहा कि युद्ध होने चाहिए, कभी नहीं, लेकिन मैं आपको इसका ओवरऑल विश्लेषण बता रहा हूं। युद्ध तो मानवता के विरुद्ध अपराध है, कहीं ना कहीं इसमें हजारों लोगों की जान गई है, पूरा यूक्रेन तबाह हो गया है, वो नैतिक दृष्टिकोण से सही नहीं है। लेकिन रूस की मजबूरी भी आप समझे, बार बार अमेरिका या नाटो अलायंस जानते हैं कि रशियन टेरिटरी में यूक्रेन या जो पूर्व रूस का पार्ट हुआ था, देश था सोवियत रूस का, उनमें नाटो अलायंस को स्थापित करना, वहां आर्म्स एमिनिशन इंस्टॉल करना, ये रशिया को प्रोवोक करना है। ये तो हुआ कि बिरनी के, समझते हैं ना, ततैया या मधुमक्खी पे आप पत्थर फेंकना, और उसी की चपेट में तो रूस रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में चूंकि यहां से प्रश्न बना है, बनता रहेगा, अभी चूंकि मुद्दा गर्म है। क्या लिखा आपने, थोड़ा डिटेल पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, थोड़ा ज्यादा पढ़ लो, अच्छा रहेगा। चलिए, हमने क्या लिखा, फरवरी 2022 के पश्चात रूस यूक्रेन युद्ध से उत्पन्न अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में एक ने एक बार पुनः भारत रूस संबंधों को मजबूती प्रदान हाल के वर्षों में की है। लिखिए, अमेरिका एवं पश्चिम देशों का, अमेरिका एवं पश्चिमी यूरोपीय देशों, ब्रैकेट में आप नाटो अलायंस लिख सकते हैं, अमेरिका एवं पश्चिमी यूरोपियन देशों, ब्रैकेट में नाटो अलायंस का रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर निम्न उद्देश्य है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर निम्न उद्देश्य है। पहला, यूक्रेन को एक स्वतंत्र एवं मुक्त राष्ट्र के रूप में पुनः स्थापित करना, यूक्रेन को एक इंडिपेंडेंट एंड फ्री, स्वतंत्र एवं मुक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित करना। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में रूस को अलग थलग करना, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में रूस को अलग थलग करना। तीसरा, रूस पर तमाम आर्थिक प्रतिबंध, रूस पर तमाम आर्थिक प्रतिबंध लगाकर उसे आर्थिक दृष्टिकोण से पंगु बनाना, कंगाल बनाना, कमजोर करना, तमाम आर्थिक प्रतिबंध लगाकर उसे आर्थिक रूप से कमजोर करना, पंगु बनाना। चौथा, कि रूस के पास उपलब्ध सामरिक हथियारों की बड़ी खेप को युद्ध के नाम पर नष्ट करना, रूस के पास उपलब्ध सामरिक हथियारों की बड़ी खेप को युद्ध में नष्ट करना। चौथा, एकीकृत एवं अधिक सुदृढ़, एकीकृत एवं अधिक सुदृढ़ पश्चिमी राष्ट्रों, एकीकृत एवं अधिक सुदृढ़ पश्चिमी राष्ट्रों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर स्थापित करना। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, भारत का रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर मत
खेप मतलब क्या होता है जी? एक लॉट भेज देना, समझ गए? खेप मतलब बल्क मात्रा में। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, भारत का वर्तमान परिस्थिति में रूस को लेकर स्टैंड, रूस को लेकर मंतव्य, मत। भारत का वर्तमान परिस्थिति, आप लोग हिंदी अखबार जब पढ़ते हैं ना बच्चों, तो थोड़ा अखबार पत्रकारिता की भाषा पर गौर करें। हम हिंदी माध्यम के छात्र हैं, हमें अच्छी शुद्ध हिंदी तो लिखनी ही चाहिए। अरे एक खेप है सामान का, यह बल्क एक लॉट ये है, 3 ट्रक सामान है ए बी सी, एक खेप है ना। एक लॉट सामान क्या किया हमने, यहां तक पहुंचा दिया, दूसरा लॉट सामान फिर यहां तक ला दिया। खेप का मतलब वही हुआ, बल्क मात्रा में, क्वांटिटी में कोई चीज। वर्तमान परिस्थिति, रूस यूक्रेन युद्ध, रूस को लेकर नीति क्या रही है, भारत की नीति क्या रही है नीति? बार बार यूएन में रेजोल्यूशन लाया जा रहा है, रूस पर मानवता के विरुद्ध अपराध, युद्ध, तमाम है ना, सिविलियंस की हत्या संबंधित कई रेजोल्यूशन लाए। भारत क्या कहता है? ना तो हाँ बोलता है, ना तो ना बोलता है, एब्सेंट हो जाओ। पश्चिम के देश अमेरिका विशेषकर क्या कहता है कि आप निंदा करें रूस की, भारत नहीं मानता है। भारत क्या कहता है? भारत ये नहीं कहता कि रूस लड़ते रहो, भारत क्या कहता है? भारत का स्टैंड क्लियर है कि जो युद्ध है उसका पर विराम लगना चाहिए, परंतु इसके लिए वार्ता की पहल की जानी चाहिए, है ना। यानी भारत रूस यूक्रेन वॉर को लेकर अधिक वोकल नहीं है ना। चले जाना बेटा, रिकॉर्डिंग देख लेना, है ना। यानी भारत अधिक वोकल नहीं है। जब जब यूएस में रेजोल्यूशन, सॉरी यूनाइटेड नेशंस में रेजोल्यूशन लाया तो भारत एब्सेंट हो जाता है। भारत से बार बार क्या कर रहा है? तेल मत खरीदो, भारत और खरीद रहा है। भारत को क्या कह रहा है कि रूस को युद्ध विराम के लिए कन्विंस करो, भारत कुछ नहीं, न्यूट्रल। तो हमारा स्टैंड क्या है भैया? हम किसी भी दो देश के मध्य जो कंफ्लिक्ट है उनका इंटरनल पार्ट है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम शांति की गुहार लगा सकते हैं, किसी पर दबाव की राजनीति नहीं कर सकते। तो भारत का स्टैंड पहला लिखिए, फर्स्ट, भारत मॉस्को के साथ लगातार मॉस्को मतलब रूस की राजधानी, भारत रूस के साथ, ऐसे लिख लो, भारत रूस के साथ पश्चिमी यूरोपीय देशों तथा अमेरिका के द्वारा लगाए प्रतिबंध के समाधान हेतु लगातार संपर्क में है। के समाधान, मुझे नहीं पता, जब खत्म करके ही जाएंगे, जिनको जाना है जा सकते हैं। क्या लिखा आपने? भारत रूस के विरुद्ध पश्चिमी यूरोपीय देशों तथा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध के समाधान के लिए लगातार संपर्क में है। दूसरा, भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में रूस के विरोध में किसी भी प्रस्ताव पर न ही समर्थन और न ही विरोध में मत दिया है, बल्कि वह अनुपस्थित रहा है, अनुपस्थित रहा है, न तो उस प्रस्ताव के समर्थन में न ही विरोध में, अर्थात अनुपस्थित रहा है। देखिए, भारत द्वारा रूस से अप्रैल 2022 के बाद लगातार भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीदा जा रहा है, कच्चा तेल खरीदा जा रहा है। नेक्स्ट, भारत द्वारा रूस से कोयले के आयात हेतु भी समझौता किया गया है। तो ये दोनों देशों के मध्य संबंधों का, तो वर्तमान नीति क्या रही है आप देखें तो पश्चिम देशों अमेरिका के दबाव में न झुक करके रूस के साथ इस विषम परिस्थिति में साथ खड़े रहना, यही नीति है ना। तो निष्कर्ष में हम क्या कह सकते हैं कि पश्चिमी देशों एवं अमेरिका की तमाम धमकियों के परवाह किए बिना इस विषम परिस्थिति में रूस का हर प्रकार से समर्थन देना, हर प्रकार से समर्थन करना। अब दोनों देशों के मध्य में सहयोग के विभिन्न क्षेत्र हैं, है ना। भारत के लिए रूस का महत्व, रूस के लिए भारत का महत्व, आप इसी डिटेल डिस्कशन में समझ चुके हैं, है ना। तो अगला हेडिंग बनाते हैं, भारत रूस संबंधों में सहयोग के विभिन्न पहलू, सहयोग के विभिन्न पहलू। इसको अलग अलग, जैसे सामरिक / रक्षा सहयोग, अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा हेतु सहयोग,
विभिन्न मंचों पर राजनीतिक सहयोग, कनेक्टिविटी के स्तर पर सहयोग, आर्थिक सहयोग, एक एक करके सब क्षेत्र में सहयोग को देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है सामरिक या रक्षा सहयोग। क्या क्या लिखा है? सामरिक या रक्षा सहयोग, अंतरिक्ष के क्षेत्र में आर्थिक सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा, राजनीतिक सहयोग, है ना, कनेक्टिविटी के स्तर पर सहयोग। तो पहले सामरिक सहयोग, सामरिक एवं सामरिक या रक्षा के क्षेत्र में सहयोग सबसे ज्यादा। तो पहला क्या है? रूस भारत का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर रहा है, सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर रहा है। जोश में सर 3 घंटा पढ़ा दो, 4 घंटा पढ़ा दो, 5 घंटे पढ़ा दो, है ना, और जब पढ़ाने लगो तो 2 घंटे में छटपटी होनी स्टार्ट हो जाती है ना। 50 काम उसी समय आ जाते हैं, संडे मंडे सब आ जाते हैं, है ना। मुझे पता है ना आपकी टेंडेंसी, इसलिए भी तो मैराथन क्लास ले लो सर, संडे को ये कर लो सर, है ना, और जब पढ़ाने लगो तो 2 घंटा में सारी जो है खत्म हो जाती है ना। हमें कोई दिक्कत, हमारी आदत है, 12-12 घंटे पढ़ाने वाले हम लोग शिक्षक रहे, 1 साल नहीं 10-10 साल पढ़ाया है। हमें कोई कभी देखा है चेहरे पर? रात में ऑप्शनल का बैच लगभग 10:15 10:30 के आसपास खत्म होता है ना, तब भी यही एनर्जी रहती है ना। और ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो हर जगह, सर आप ये पढ़ा दो वो पढ़ा दो, सर संडे है, सर फलां है ढिमकाना है ना, हमें पढ़ाना है ना, पता है ना ये हम, अरे आपकी ऑनलाइन भी पिछले 4 साल से तो ऑनलाइन खेल रहा हूं अधिक, है ना। हमें पता है ना आपके भी धैर्य की सीमा कहां खत्म हो रही है ना, उसका भी सीमांकन कर रखा है ना। चलिए क्या लिखा है? रशिया भारत का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर रहा है। भारत का रक्षा उत्पादों के लिए अभी भी 60% निर्भरता रूस पर ही है। S-400 हो, बचा लिया आपको, है ना। एयर डिफेंस सिस्टम, सुखोई विमान हो, सुखोई विमान, MiG-21, AK-47 राइफल अभी उत्तर प्रदेश में लगाने जा रहे हैं, AK-47, भीष्म टैंक आदि रूस द्वारा भारत को प्रदान किया गया। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम $5.4 बिलियन का, सुखोई विमान, MiG-21, AK-47, भीष्म टैंक हो गया। नेक्स्ट, भारत रूस के मध्य टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के आधार पर तथा संयुक्त उपक्रम, ज्वाइंट वेंचर, फिर कहेगा कि सर क्या लिखे हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एवं तथा संयुक्त उपक्रम के आधार पर विभिन्न रक्षा उत्पादों का निर्माण, उदाहरण के रूप में ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, 5th जनरेशन फाइटर प्लेन आदि का निर्माण, INS विक्रमादित्य
विक्रमादित्य जैसे युद्धपोत। तो ये सब कुछ कुछ है ना, कुछ कुछ बता देंगे आप, थोड़ा फैक्ट फिगर, लिस्ट बहुत लंबी है। देखिए अमेरिका से हमने जब कहा कि 5th जनरेशन एयर फाइटर प्लेन है, तो क्या नौटंकी चलने लगी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होगा, कोडिंग शेयर नहीं करेंगे, मेंटेनेंस का काम अमेरिकी कंपनी करेगी। एक तो दुनिया भर का दाम है ना, अमेरिका के उत्पाद का दाम जो है अंतरराष्ट्रीय बाजार में आवश्यकता से अधिक रखा जाता है, ओवर प्राइस्ड है। उस पर क्या है, आपसे वो टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेगा, उसके कोऑर्डिनेट्स, उसके सिक्योरिटी कोड्स वगैरह शेयर नहीं करेगा। आपके जहाज में कोई खराबी आ जाए तो यहां आप नहीं ठीक कर पाएंगे, अमेरिका अपने आदमी को भेजेगा, है ना। तो आप उससे जहाज खरीदें तो 100 रुपए का जहाज पहले तो 150 में बेचेगा, उसके बाद उस जहाज के मेंटेनेंस के नाम पर आपका खून चूस लेगा, है ना। रशिया ऐसा नहीं है, रशिया हमेशा हर चीज में क्या कहता है, हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, कोड शेयर करेंगे, जो भी चीज आपके मेक इन इंडिया प्लेटफॉर्म पे आप उसको बनाइए, है ना। ये हम, और अगर हमने गलती क्या की, हाल के वर्षों में अमेरिका से इतने अधिक उत्पाद खरीदने लगे, तो पूरा का पूरा डिफेंस प्रिपेयर्डनेस जो है हमारी, वो रशियन आर्म्स एमिनिशन पे डिपेंडेंट है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं। फ्रांस टेक्नोलॉजी शेयर कहां तैयार हो रहा है, अभी देखा ही आपने, राफेल की जो न्यू डील थी, जो हम नेवल आर्मी के लिए, नौसेना के लिए लेना चाह रहे थे, उसको लेकर विराम लग गया। अरे भैया फ्रांस ब्रिटेन सब किसका पिछलग्गू है, अमेरिका का, सिखाता है कि दोगुना पैसा वसूलो, है ना। अभी बहुत लेट है। एक से एक महान सब है भैया इस क्लास में, है ना। तो सामरिक क्षेत्र में सहयोग, अंतरिक्ष के क्षेत्र में आप सभी जानते हैं, जैसे आप जो हम अमेरिका के, जैसे अमेरिका का जीपीएस है उसका यूज करते हैं, उसी तरह उनका भी अपना ग्लोनास है ना, आप उनके भी जो है जीपीएस का प्रयोग करते हैं। क्रायोजेनिक ईंधन आपको उपलब्ध कराया, है ना। हाँ बिल्कुल वही किया है, मैसेज सही पकड़ी हो जूनी। हाँ मैसेज वही किया है कि थोड़ा लेट होगा, मेरे पर किताब लिख डालोगे, है ना, मेरी गोपनीयता भंग ही होने वाली है इस बैच में, लग रहा है। वेंचर है ना, बहुत खोपड़ा समझते हो, हमारे बिहारी लिख ही डालोगे, मानोगे नहीं, है ना, कॉपीराइट उल्लंघन। कहो तो व्हाट्सएप दिखा क्या, यही लिखा था। चलिए हाँ ठीक है भानु, चलिए। चलिए बुरा नहीं मानना है, उसको निगेटिव नहीं लेना है ना। तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में क्या क्या सहयोग कर रहे हैं हम लोग, आप देखें तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो रूस की जो अंतरिक्ष एजेंसी है ना, वो भारत के इसरो के साथ कोलैबोरेशन में गगनयान, नाविक, क्रायोजेनिक ईंधन, इन सब में जो है ना, जो है क्षेत्र में सहयोग हो रहा है। बस करो, थोड़ा सा धैर्य रखो, बस कमेंट कम करो, ठीक है ना। तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग आप बता सकते हैं, है ना। तो लिखवाने की आवश्यकता है क्या, आप सभी जान ही रहे हैं, अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग हम बता सकते हैं। अंतरिक्ष में क्या क्या बता सकते हैं, सोयूज मिशन आपको पता ही है, आर्यभट्ट। वॉइस नहीं आ रही है, ठीक है, आवाज नहीं आ रही है क्या, 1 मिनट हो, देख लो पहले नाजमीन। अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग लिखिए, क्रायोजेनिक ईंधन, क्रायोजेनिक इंजन की आपूर्ति एवं निर्माण में सहयोग, सहयोग रूस की अंतरिक्ष एजेंसी तथा भारत के इसरो के मध्य अंतरिक्ष कार्यक्रमों को लेकर समझौता। गगनयान, नाविक, ये सब इंडिया का अपना है, के निर्माण में रूस की मदद। पहले बेकानूर से बहुत सारे भारत पीएस जो है सैटेलाइट छोड़े गए, है ना। तो ये सब आप दिखा सकते हैं। जैसे ग्लोनास है ना, ग्लोनास क्या है, जैसे जीपीएस है यूएसए का, उसी तरह सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है ये, सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम द्वारा सहयोग। रॉसकॉम जो वहां की एजेंसी है और इसरो के मध्य समझौता। तो ये सब अंतरिक्ष के क्षेत्र में बता दो बच्चों, जिंदगी भर, ठीक है। चलिए अंतरिक्ष के क्षेत्र में तो कुछ दिखा देंगे, कुछ तथ्य रहेगा। चलते हैं किसमें, आर्थिक क्षेत्र में देखते हैं सहयोग। अगर आप देखें आर्थिक क्षेत्र में, वर्तमान व्यापार अगर हम देखें, इंडिया रशिया के मध्य वर्तमान व्यवहार अप्रत्याशित बढ़ा है, और वो तेल को लेकर है। $65 बिलियन से अधिक, जिसमें
रूस से भारत को निर्यात 61 बिलियन डॉलर, जबकि भारत से रूस को निर्यात 4.5 बिलियन डॉलर के आसपास। व्यापार घाटा भारत के पक्ष में, ट्रेड डेफिसिट चल रहा है ऑब्वियसली। 2018 में दोनों देश के मध्य व्यापार 7 बिलियन डॉलर, 6 से 7 बिलियन डॉलर का था। समझौता किया गया कि 2030 तक बढ़ाकर इसको 30 बिलियन डॉलर किया जाएगा। देखिए अब वर्तमान में हालिया समझौता किया गया कि 2030 तक बढ़ाकर 100 बिलियन डॉलर किया जाएगा। जैसे भारत अमेरिका के साथ क्या था कि 2030 तक हम भारत अमेरिका व्यापार को 500 बिलियन डॉलर के टारगेट पर ले जाएंगे। उम्मीद बहुत कम है, दूर दूर तक नहीं है ना। भारत रूस के मध्य व्यापार को 2030 तक 100 बिलियन डॉलर, 100 बिलियन डॉलर, ज्यादा कमेंट लिखोगे बस बंद कर दूंगा, है ना। 2030 तक 100 बिलियन डॉलर करने का लक्ष्य निर्धारित। भारत से क्या क्या जाता है जी सामान? रूस से आप तेल खरीद रहे हैं, भारत से मशीनरी जाता है, भारत से दवाइयां, सर्वाधिक फार्मास्यूटिकल, 46% ग्रोथ जो है फार्मा, है ना। तो भारत से बहुत अधिक दवाएं जो है रूस में जा रही है, मशीनरी, ये सब। रूस से आप क्या खरीद रहे हैं? उर्वरक, है ना, फर्टिलाइजर और तेल सबसे ज्यादा, है ना। तो आर्थिक क्षेत्र में सहयोग, आर्थिक क्षेत्र का ही पार्ट है लुक फॉर ईस्ट पॉलिसी, उसको भी देख लेते हैं, है ना। जैसे हमने बनाया ऊर्जा सुरक्षा भी इकोनॉमिक पार्टी है, तो ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग देखते चलिए क्या क्या होता जा रहा है। सामरिक, अंतरिक्ष, आर्थिक, आते हैं ऊर्जा सुरक्षा। ऊर्जा सुरक्षा एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर पूछा ही है, कल का ही सवाल है ना। ऊर्जा सुरक्षा, जैसे रूस के पास बहुत अधिक तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार है ना। और ऐसी स्थिति में आपकी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तेल और गैस तो है ही। इसके अलावा रूस के बहुत सारे पार्ट में जो तेल के भंडार है, गैस के भंडार है, उसका दोहन अब तक नहीं हुआ है ना। और खास करके अगर आप देखें तो ये कौन से पार्ट हैं, तो जो रूस के पूर्ववर्ती भाग है ना, जैसे आप देखें, दिख रहा है ना जी, मैं आप थोड़ा, ये जो पार्ट है अगर आप देखें, जैसे अधिकांश जो रूस की आबादी है वो इस क्षेत्र में रहती है, जबकि ये जो रूस का ये जो पार्ट है ना, ये अनएक्सप्लोर्ड है अब तक। इसमें बहुत तेल और गैस के भंडार है ना। जो सखालिन आपने सुना होगा, सबसे ज्यादा तेल और गैस के भंडार है, रेयर अर्थ मटेरियल डिपॉजिट्स हैं। तो भारत सरकार ने एक नीति बनाई है, एक्ट फॉर ईस्ट पॉलिसी, है ना। फॉर ईस्ट का मतलब क्या है कि यूरोप का जो उत्तर पूर्वी भाग है, जापान से ऊपर, है ना, इस क्षेत्र में जो भी तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार है उसका भारत दोहन करेगा, है ना। और भारत की कंपनी ओएनजीसी विदेश, है ना, निगम लिमिटेड, ये जो है वहां निवेश कर रही है। तो जो ओएनजीसी विदेश लिमिटेड है, इसने 20% सखालिन क्षेत्र में, सखालिन 1 और 2 में निवेश किया है। भविष्य में आपको वहां से तेल और गैस की सप्लाई मिलेगी, है ना। तो जो रूस का यह जो क्षेत्र है ना, सुदूर पूर्ववर्ती क्षेत्र, इसको लेकर भारत सरकार ने एक विदेश नीति बनाई है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्ट फॉर ईस्ट पॉलिसी, है ना। क्या नाम रखा है? एक्ट फॉर ईस्ट पॉलिसी 2019 से। इसमें क्या कहा गया है कि जो रूस के सुदूरवर्ती पूर्वी क्षेत्र है उसमें तेल एवं प्राकृतिक गैस के दोहन के लिए एक यूरेशियन इकोनॉमिक फोरम बनाया गया। अभी हाल में जो 5 अगस्त को डोभाल साहब गए, 18 तारीख को हमारे विदेश मंत्री वहां थे। अभी यूरेशियन इकोनॉमिक फोरम के जरिए भारत में इन्वेस्टमेंट को लेकर डील भी हुई है। रूस भी क्या चाहता है कि भारत जो है अपनी एक्ट फॉर ईस्ट नीति के तहत इस क्षेत्र में निवेश करे, और दोनों देश मिलकर, वहां चाइना का निवेश पहले से ही है, दोनों देश मिलकर तेल और प्राकृतिक गैस का दोहन करें, क्योंकि यहां बहुत जलवायु अत्यधिक माइनस वर्खोयांश का नाम सुना होगा, दुनिया का सबसे ठंडा यही पूरा का पूरा क्षेत्र है। तो वहां पर तेल और प्राकृतिक गैस के दोहन के लिए भारी मात्रा में निवेश चाहिए, टाइम अधिक लगेगा। तो एक्ट फॉर ईस्ट पॉलिसी के बारे में, फॉर ईस्ट पॉलिसी के बारे में 2 लाइन लिखे कि भारत सरकार द्वारा रशिया के सुदूरवर्ती पूर्वी, उत्तर पूर्वी कह सकते हो, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में उपलब्ध तेल एवं प्राकृतिक गैस के भंडार तथा अन्य खनिज संसाधनों के दोहन हेतु यह नीति बनाई गई है। इस क्षेत्र के आर्थिक विकास हेतु रूस द्वारा यूरेशियन इकोनॉमिक फोरम, इस क्षेत्र के आर्थिक विकास हेतु रूस द्वारा यूरेशियन, यूरोप और एशिया मिलकर बना है
आप सभी जानते हो सोवियत रूस की उपस्थिति कहां है, ये एक महादेश में आता है, इतना बड़ा देश है, 11 टाइम जोन है ना, आबादी कुछ नहीं है। 70% जो भाग है रशिया का वो कैसा है जी, मानव के रहने की बहुत विषम दशाएं हैं वहां। तो यूरेशियन इकोनॉमिक फोरम की स्थापना की गई है कि उल्लेखनीय है कि भारत की कंपनी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड द्वारा सखालिन 1 तथा सखालिन 2 क्षेत्र में 20% हिस्सेदारी ली गई है। तो लुक फार ईस्ट पॉलिसी इंपॉर्टेंट है। अभी चेन्नई से लेकर व्लादिवोस्तोक तक एक पारगमन सुविधा को लेकर भी दोनों देशों के मध्य समझौता हुआ है कि चेन्नई से लेकर जापान के ऊपर जो रूस का बंदरगाह है व्लादिवोस्तोक, वहां तक कनेक्टिविटी है ना, ताकि जो लुक फार ईस्ट पॉलिसी है उसको मजबूती से अंजाम दिया जा सके, है ना। जैसे आप मैप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कि भारत का चेन्नई है। चेन्नई से आप इधर देखें, इधर अंडमान निकोबार, इधर आप देखें मलक्का स्ट्रेट होते हुए यहां पर इस रास्ते से, अगर आप देखें इस रास्ते से होते हुए ये व्लादिवोस्तोक जो है पोर्ट है रूस का सबसे सुदूरवर्ती, है ना, पूर्वी तट पर जो पोर्ट है यही है व्लादिवोस्तोक, यहां तक कनेक्टिविटी है ना। अभी हम रूस तक अगर जाना चाहते हैं तो कैसे जाते हैं आप, इस रास्ते से, है ना। बहुत लंबा रास्ता हमें रूस के जो बाल्टिक के तट तक पहुंचने में बहुत लंबा रास्ता तय करना होता है। तो चेन्नई, भारत के चेन्नई से लेकर रूस के मध्य संपर्क तंत्र को डेवलप, ऑलरेडी समुद्र है ही, पोर्ट फैसिलिटी, पारगमन के लिए फैसिलिटी को हम, इससे क्या होगा कि हमारा रूस तक पहुंचने में, यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में लगभग 40 से 45 दिन लगता है जो कार्गो शिप जाती है। अगर यहां से हम यहां तक पहुंचते हैं इस रास्ते, क्योंकि हमें लुक फार ईस्ट पॉलिसी के तहत इस क्षेत्र को डेवलप करना है, तो वैसी स्थिति में 20 दिन के भीतर यह सफर तय किया जा सकता है। तो चेन्नई से व्लादिवोस्तोक तक एक समुद्र संपर्क तंत्र को ऑलरेडी है, लेकिन कनेक्टिविटी को बढ़ाने का प्रयास किया गया है। एक आईएनएसटीसी सुना होगा आपने, नाम न्यूज में बहुत रहा है। तो कनेक्टिविटी को लेकर हम चेन्नई से व्लादिवोस्तोक तक कनेक्टिविटी की बात कर सकते हैं, है ना। उसके बाद हम एक रूट जो है इंस्टेक की बात कर सकते हैं। जैसे आप इसी रूट को देखें आप, कि जो अभी हम सेंट पीटर्सबर्ग जो है बंदरगाह, वहां तक पहुंचते हैं तो एक लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, लगभग 8675 नॉटिकल माइल है। लेकिन अगर चेन्नई से इसके प्रपोज्ड जो पूर्वी तट को जोड़े तो मात्र ये 5647, बहुत। ओएनजीसी पता नहीं है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, भारत का एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, अनुदेवी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, है ना। तो ये चेन्नई से व्लादिवोस्तोक तक संपर्क के लिए खास करके लुक फार ईस्ट नीति के तहत जरूरी है कि भारत से लोग पहुंचे वहां, प्रौद्योगिकी, तमाम जहाज, आइस तोड़ने वाले ऐसे पोत वगैरह, है ना। कनेक्टिविटी को लेकर एक आईएनएसटीसी बहुत न्यूज में रहा है, थोड़ा संक्षेप में उसको भी समझ लो, नोट्स में हमने दिलवा दिया है। आईएनएसटीसी सुना है नाम सभी लोगों ने, आईएनएसटीसी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर क्या है, जैसे रूस तक पहुंचने का एक संपर्क मार्ग जो है वो सरल होना चाहिए, है ना। अभी जो एग्जिस्टिंग रूट है बहुत लंबा है, और ऐसे रूस का क्षेत्रफल भी बड़ा है, रूस की अधिकांश आबादी कहां रहती है, रूस के पश्चिमी क्षेत्र में, है ना। वैसी स्थिति में चाहे मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, ये सभी कहां आते हैं, रूस के पश्चिमी भाग में। तो रूस तक कनेक्टिविटी को आसान करने के लिए एक प्रपोज्ड रूट है, वह है आईएनएसटीसी। मैप में देखिए क्या है आईएनएसटीसी, जैसे आप देखिए भारत से इधर ईरान के रास्ते, है ना, ईरान के रास्ते, ईरान का जो बंदर आवास जो है, यहां से ईरान में ऑलरेडी संपर्क तंत्र है, उससे अजरबैजान के रास्ते सीधे अस्त्रखान जो रूस का एक बंदरगाह है, वहां से होते हुए ये है मॉस्को, और मॉस्को से आगे आप देखें तो सेंट पीटर्सबर्ग। तो ये जो है कनेक्टिविटी, एक अल्टरनेटिव रूट को डेवलप, वैसे ही समुद्र है इसमें जो है, अगर आप देखें तो इसमें रोड भी है, रेल भी है और शिप भी है, मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम है। इस रास्ते से अगर हम देखें तो रूस तक मात्र 7200 किलोमीटर की डिस्टेंस रहेगी, और ऐसी स्थिति में आपके सामान को जो पहुंचाने का लगभग 30% खर्च कम हो जाएगा, 40% टाइम बच जाएगा। तो रशिया के साथ व्यापार, या अगर हम कहें तो अन्य जो है पश्चिमी यूरोप के देशों के साथ व्यापार का एक प्रपोज्ड मार्ग है। 2000 में ही इंडिया, रशिया और ईरान के मध्य एक समझौता यह हुआ था आईएनएसटीसी को लेकर। वर्तमान में लगभग 14 देश इसमें इसको रेटिफाई कर चुके हैं, लेकिन भारत ईरान के मध्य संबंधों में खटास के कारण, अक्सर सुना आपने चाबहार पोर्ट का काम रुक जाता है। उसी प्रकार अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में टेंशन के कारण, इधर जो है रूस यूक्रेन युद्ध के कारण, तो 2002 में इस प्रोजेक्ट पर, 2000 में हस्ताक्षर हुआ, 2002 में इस पर काम स्टार्ट हुआ, लेकिन अब तक आईएनएसटीसी एक अल्टरनेटिव रूट है, जो कि चाइना के बेल्ट रोड इनिशिएटिव का जवाब है, भारतीय जवाब, कि अगर भारत के मुंबई तट से और यहां पर अगर सेंट पीटर्सबर्ग है, वहां तक अगर सामान को पहुंचाना है तो हम समुद्र के रास्ते, ईरान से होते हुए, अजरबैजान होते हुए, रशिया से होते हुए, मॉस्को से होते हुए, अगर इस रास्ते से मॉस्को की दूरी मात्र 7200 किलोमीटर है ना, और इससे बहुत समय बच जाता है ना। अजरबैजान नहीं सपोर्ट, अजरबैजान से भारत के संबंध, आर्मेनिया, दोनों के मध्य भारत का आर्मेनिया में समर्थन। अभी अजरबैजान, टर्की, पाकिस्तान एक क्यों हो गए, क्योंकि भारत ने आर्मेनिया के समर्थन, हर जगह तो राजनीति ही काम करती है ना। तो अजरबैजान भारत के समर्थन में नहीं है। तो ये कनेक्टिविटी को लेकर आईएनएसटीसी, हालांकि चूंकि बना नहीं इसलिए पूछेगा नहीं, लेकिन अल्टरनेटिव मार्ग के रूप में ये हो सकता है ना, प्रपोज्ड है, अभी बना नहीं है। क्यों? क्योंकि ईरान में ऑलरेडी यहां से लेकर अजरबैजान के बाकू तक अगर आप देखें
तो यहां पर संपर्क तंत्र ऑलरेडी है। आगे यहां से लेकर अस्ट्राखान तक अगर हम देखें तो कनेक्टिविटी को विस्तार किया जाना, फिर उधर रूस में तो ऑलरेडी संपर्क है। तो अगर दोनों देशों के मध्य, है ना, अगर संबंध बेहतर हो जाए तो मुद्दा जो है वो सॉल्व हो सकता है। अब मैं आपको लेकर रिसर्च नहीं कर लो, जो मैप एग्जिस्टिंग था मैंने आपको दिखाया। तो कनेक्टिविटी में बच्चों आप दो दिखा सकते हैं, है ना, कनेक्टिविटी को लेकर। एक तो आप आईएनएसटीसी की चर्चा कर सकते हैं और दूसरा चेन्नई व्लादिवोस्टोक के मध्य परिवहन तंत्र को बेहतर बनाना। चलिए अब दोनों देशों के मध्य में लास्ट में राजनयिक संबंध देख लेते हैं। राजनीतिक संबंध, राजनीतिक संबंध सबसे दोनों देशों के मध्य पॉलिटिकल रिलेशन को मजबूत करने के लिए एक इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंटल कॉपरेशन को लेकर एक समिति बनाई गई है, जिसकी वार्षिक बैठक होती है, जिसमें दोनों देश के प्रतिनिधि जो है भाग लेते हैं, है ना। तो भारत, जैसे अभी आपने देखा होगा मीटिंग में फॉरेन सेक्रेटरी इसीलिए गए थे, भारत रूस के मध्य बेहतर राजनीतिक संबंध की स्थापना हेतु इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंटल कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए दो कमिटी है ना। पहला क्या है, ट्रेड एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए, है ना। दूसरा है मिलिट्री एंड टेक्निकल कॉपरेशन के लिए। जैसे है कि आप समझें कि जो भारत रूस के मध्य संबंध कैसे है मजबूत हो, तो उसके लिए दोनों के मध्य कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए एक ट्रेड एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन को लेकर एक कमेटी बना दी गई, और दूसरा मिलिट्री एंड टेक्निकल कॉपरेशन को लेकर कमेटी। प्रत्येक वर्ष वार्षिक बैठक होती है, कोविड में कुछ डिस्टर्ब रहा वो अलग बात है। इसके अलावा कई मंच पर दोनों देश साथ साथ है, चाहे ब्रिक्स हो चाहे एससीओ, संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भारत को सदस्यता किसने दिलवाई, रशिया ने ही। 2017 में भारत और पाकिस्तान एससीओ के स्थायी मेंबर बने। 2002 से ही भारत को ऑब्जर्वर स्टेटस का दर्जा था, लेकिन एससीओ में भारत का प्रवेश अभी 31 तारीख को भारतीय प्रधानमंत्री चाइना में जा रहे हैं एससीओ की मीटिंग में ही। तो जो एससीओ है, अगर हम देखें तो दोनों देशों के मध्य राजनीतिक संबंध को बढ़ाने के लिए एससीओ, संघाई सहयोग संगठन, जिसको पहले संघाई एंड 5 सेंट्रल एशिया के 5 देश, है ना, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान और भारत, वर्तमान में 8 मेंबर हैं। ये जो संघाई सहयोग संगठन है, इसमें भारत का प्रवेश, भारत को औपचारिक सदस्यता 2017 में रूस की मदद से ही मिली, रूस की मदद से मिली। ब्रिक्स क्या है, आगे आएगा चर्चा, चिंता ना करेंगे। ब्रिक्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, G20 आदि मंच पर दोनों सहयोगी। यूएन की स्थायी सदस्यता, सिक्योरिटी काउंसिल की स्थायी सदस्यता का सबसे बड़ा समर्थक बताने की आवश्यकता नहीं है। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, एससी का मतलब सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता हेतु रूस का खुला समर्थन, खुला समर्थन। और क्या है, एनएसजी की सदस्यता हेतु समर्थन, संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तावित सुधार के लिए समर्थन। तो अलग अलग राजनीतिक जो है सहयोग को लेकर भी भारत रूस के मध्य जो है संबंध बेहतर हैं। संबंधों में अभी वर्तमान में देखें तो कोई खास तनाव नहीं है ना, भारत रूस के मध्य संबंधों में, हाँ ऑफिशियल नहीं है, अनऑफिशियल ही है एक तरह से, है ना। आरआईसी जो है, इसका अगर हम कहें तो इसको औपचारिक फोरम के रूप में स्टैब्लिश करने की पहल की गई थी, लेकिन मामला ठंडे बस्ते में चला गया, एक नए स्वरूप में उभर कर आ रहा है। रशिया, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सॉरी इसकी अमेरिका की टैरिफ या अमेरिका के संरक्षणवादी नीति के विरोध में अंतरराष्ट्रीय मंच पर रूस बार बार क्या कह रहा है कि अमेरिका ग्लोबलाइजेशन को बर्बाद करेगा संरक्षणवाद के तहत, चाइना भी यही कह रहा है ना। तो दोनों देशों के मध्य संबंधों में अभी तनाव कुछ नहीं है। आगे की राह क्या है कि भारत को रूस के साथ अपनी मित्रता सदैव बनाई रखनी चाहिए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ भी हमारे संबंध मजबूत रहने चाहिए, यानी भारत को संबंध स्थापना के क्रम में खास करके महाशक्तियों के साथ किसी भी एक पक्ष की तरफ अधिक झुकाव नहीं रखना चाहिए, है ना। भारत को एक बैलेंसिंग फैक्टर का इस्तेमाल करना चाहिए, है ना, दोनों की तरफ तुलनात्मक रूप से, अगर हम कहें तो तुलनात्मक रूप से बैलेंस करते रहना चाहिए, है ना।
तो भारत को अमेरिका या सिर्फ किसी भी एक राष्ट्र पर निर्भरता है ना, तो ये 3 दिन अब है भी निकलास मोहम्मद जी, आप आराम करें, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो चाइना, रूस, इंडिया का परस्पर निकट आना, आरआईसी का रिसर्जेंस या अमेरिका को काउंटर करने के लिए जरूरी है, लेकिन इसमें भारत के लिए राह बड़ी कठिन है। कैसे? रूस पर हम भरोसा कर सकते हैं, लेकिन चीन को लेकर विश्वासघाटा, जो भविष्य हमारा भारत चीन संबंधों का रहा है, उसको लेकर चीन पर आवश्यकता से अधिक निर्भरता नहीं की जा सकती। जैसे आप देखिए, वांग यी चीन के विदेश मंत्री भारत आ गए, है ना, और भारत का एक तरफा समर्थन करने लगे, है ना, भारत के विरुद्ध जो भी टैरिफ है उसको तर्क असंगत मानने लगे, और कहीं ना कहीं भारत को पूर्ण समर्थन देने की बात की गई। यहां तक कि भारत को रेयर अर्थ मटेरियल सप्लाई, तमाम चीजों की सप्लाई, यानी दोनों देशों के मध्य ट्रेड रिलेशन को बेहतर करने की बात की गई। यहां तक कि परमानेंट बॉर्डर सेटलमेंट की जो है बात की गई। तो ये सब जो है प्रयास, वो भारत चीन को निकट ला रहा है, भारत रूस के निकट है ही। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति ने जो करवट ली है, उस कारण आरआईसी के रिसर्जेंस की संभावना प्रबल है, परंतु इस पर कोई अविलंब अंतिम बात निर्णय कह देना जल्दबाजी होगी, है ना। 27 तारीख पहले होने दीजिए, टैरिफ वार क्या होता है, उससे रिजल्ट क्या आता है। तो आरआईसी का जो गठन है या उसको लेकर जो चीजें हैं, कवायद चल रही है, तो जब हम लोग इंडिया चाइना रिलेशन पढ़ेंगे तो उसमें इस पर थोड़ी और चर्चा करें। तो आज यहीं तक रखने दीजिए। सुन लीजिए सभी लोग, आज से आपकी ऑफिशियली क्लास अगले सैटरडे संडे, अब मैं सैटरडे संडे अवेलेबल रहूंगा आपकी क्लास के लिए, और मेरी क्लास के लिए 2.5-3 घंटे की तैयारी कर आना, खाना वाना अमनदीप कौर लेकर आना, है ना। चलिए, जिसको जिसको भूख लग रही है अगले दिन नाश्ता करके आना, है ना। चलिए चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को जेन्युइन, अभी चाइना पढ़ा रहे हैं क्या हरमीत, जो चाइना का सवाल पूछ रहे हो?